उनकी टिप्स पर हैं। मेरा भी शैक्षिक जीवन काफी लंबा है, अनेक समस्याएं मेरे लिए भी आई हैं। कोई भी समस्या मैंने उधर से जाओ पैर नहीं छूना। जरा बंद करिए भाई, म्यूट करिए अपने को, सब म्यूट करिए, अनुशासन छोड़ दीजिए इस समय। ऐसी समस्या मैंने अपने जीवन में नहीं पाई कि डॉक्टर साहब की टिप्स पर उसके हल ना हो। जिन्होंने भी डॉक्टर साहब को सुना है वो इस बार जो मैं कह रहा हूँ उसका यथार्थ रूप वो देख पाएंगे। आप टीचर स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग आपने अनेक की है, लाखों लाख बच्चे आपने ट्रेन किए हैं, अनेक आपने वर्कशॉप की हैं। ऐसे अनुभवी बाल मनोवैज्ञानिक, शिक्षाविद और सामाजिक और राष्ट्रीय वृत्ति के स्वामी डॉक्टर हरीश जी के साथ हम जो ब्रज प्रदेश के प्रधानाचार्य हैं विद्या भारती के, हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता और अधिकारीगण हैं, उनके साथ आज बैठे हैं। इस समय का अधिकतम पाएं अपने भावी शैक्षिक जीवन में इसका उपयोग करेंगे। मैं डॉक्टर हरीश जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबके लिए चिर प्रतीक्षित अपना वक्तव्य प्रसारित करने की कृपा करें। मैं उनका ब्रज प्रदेश विद्या भारती की ओर से स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है इस प्रकार की विभूति का इस प्रकार से स्वागत करना, लेकिन कोविड-19 की आपदा है, इसी प्रकार से हम स्वागत कर सकते हैं और हमारे हाथ में इस समय है भी क्या, लेकिन हम हृदय से आपका स्वागत कर रहे हैं। आइए डॉक्टर हरीश शर्मा जी हमारे शैक्षिक परिवार से जुड़ने की कृपा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जरा अपना 1 सेकंड के लिए दरवाजा बंद कर दूं जहां से आवाज आ रही है, तो मैं 1 सेकंड में बस आपसे फिर जुड़ता हूं। ये पोस्ट कर दो अब, सारी अथॉरिटी चली जाएंगी, सब जान दो, एडमिट करेंगे वही करने दो यार, रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी तो रहेगी जी। कृष्णकांत जी, भाई साहब निवेदन है कि आप अब मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अनुमति प्रदान करें। ओके सर, वी आर डूइंग सर। बिना प्रमादी होकर के हो गया सर, हो गया। अभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भाई साहब जुड़ेंगे, वो आप भी ज्वाइन करा लीजिए। सुनो, लाइव का ऑप्शन उनके पास पहुंच जाएगा। एक बार इनसे कहें कि हम एक लाइव करते हैं, फिर सर होस्ट में आ जाए। सर फेसबुक के लाइव आप लाइव कर लीजिए फेसबुक पे। वैसे तो भाई साहब सुनिए, मैं ऑलरेडी स्क्रीन शेयर की मेरे पास है परमिशन, वो मैंने अपने पास रखी हुई थी। आप होस्ट बने रहें, आप मुझे होस्ट ना बनाएं। ओके सर, अपनी तरफ से हटा देंगे। आप एक बार मुझे बता दीजिएगा क्या सर आप स्क्रीन आ रही है? सर से स्क्रीन आ रही है भाई साहब? ओके सर, होस्ट हटा दीजिए आप अपने को भी। जी मैं हटा देता हूँ। ओके। मैं होस्ट में मुझे हटाने के लिए किसी को बनाना पड़ेगा ना होस्ट पहले? मैं बना दीजिए सर। जी मैं एक बार आपको बना देता हूँ। हाँ जी भाई साहब, आप होस्ट हो गए हैं। ओके, थैंक यू सर। प्लीज वेलकम सर टू स्टार्ट प्लीज। लाइव हो जाए तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। मेरी अब स्क्रीन शेयर रुक गई है, वो आप जब बनाएंगे तब होगी। सर अभी जस्ट आईडी पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालते हैं सर। जी जी।
लोडिंग में सर 1 मिनट हो गया सर। हो गया लाइव, सर आ जाओ मेन मीटिंग में आ जाओ। हो गया हो गया डॉक्टर साहब, ज्वाइन हो गया फेसबुक। लाइव। और सभी बंधु अब बता आपको सकते हैं, सभी बंधु बता सकते हैं ये फेसबुक लाइव विद्या भारती प्रदर्शन पर भी है ये डॉक्टर साहब का आज्ञा। जिन्हें जूम पर जुड़ने में परेशानी है सीधे वहां जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब आप मुझे जोड़ लीजिए, होस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, नहीं तो होगी नहीं ओके स्क्रीन सर, शेयर। बना दी, फेसबुक बना दी। हो गया डॉक्टर साहब। जी भाई साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार, और एक बार सभी से आग्रह है कि आप अपने आप को, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, वीडियो से आप या तो म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, बाकी सब आप अपने अपनी वीडियोस को ऑफ रखें और ऑडियो को भी रखें। मेरा चैट बॉक्स खुला हुआ है, मैं लगातार अगर कोई सवाल होगा तो उस पर ध्यान दूंगा, और कृष्णकांत भाई साहब जी भी सहयोग करेंगे इसमें। जैसा कि जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजय शर्मा जी हैं, क्योंकि बड़े भाई के समान हैं और 20 वर्षों से उनका मेरा सानिध्य है, उनके साथ रहकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और क्योंकि मथुरा जो है वो मेरे जो पूर्वज हैं उनकी जन्मभूमि है, हालांकि मेरा जन्म मथुरा में नहीं हुआ, तो क्योंकि दादा दादी सब मथुरा में ही रहा करते थे, तो इसलिए मेरा मथुरा से गहरा लगाव है। मथुरा में आज भी हमारा एक छोटा सा शिक्षा का एक स्कूल चलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नायक डैम्पियर नगर में, जिसकी अभी वर्तमान में उत्तराधिकारी हिना सोनी है। और आज का जो विषय है, इस विषय को, इसकी गंभीरता को और इसकी गहराई को मैंने जो समझा है पिछले 2-2.5 महीनों में, वो, और जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा की है अपने मित्र बंधुओं से जो अलग अलग देशों में रहते हैं डॉक्टर्स, जो भी कुछ जाना समझा वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद बातचीत करेंगे। क्योंकि व्यवधान ना पड़े इसलिए मैं भी अपनी वीडियो को अभी ऑफ कर लेता हूं और बीच बीच में मैं उसको ऑन करता रहूंगा। जैसा आप जानते ही हैं कि मैं वर्तमान में हूँ कोटा में, और कोटा एक शिक्षा की काशी है, काशी नगरी है, और यहाँ पर लगभग 3.5-4 लाख के करीब विद्यार्थी पढ़ा करते हैं। और बच्चों का टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बच्चों को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेजर रूप से हम देखते हैं। एक बार में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बच्चों को, उनके माता पिता को ट्रेनिंग देना, फैकल्टीज के साथ काम करना, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जिसमें पूरा दिन कब शुरू होकर ख़त्म हो जाता है मालूम ही नहीं चलता। और हज़ारों की संख्या में रोज का यही है कि 10-15 हज़ार लोगों से इंटरेक्ट करना और उनके साथ काम करना। लगभग 29 वर्षों से ये चल ही रहा है। अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह पर चीज़ों पे हमने कार्य किया। तो ये मेरा एक दूसरा रूप है, इसका परिचय मैं इसलिए कराना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप ये जान पाएं कि मैं केवल 10-11 महीने काम करता हूँ, बाकी मैं 1-1.5 महीने हिमालय प्रवास करता हूँ। वहाँ पर लगभग 22 वर्षों से मेरी सतत साधना चलती है, तो मुझे इसी अवस्था में हिमालय में रहना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर। और वहाँ पर भी जितने हमारे योगी हैं उनका सानिध्य लाभ लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने की कि ब्रेन कैसे काम करता है, इस तरह से हम अपनी भावनाओं पर काबू रख सकते हैं, अपने विचारों को एक दिशा कैसे दे सकते हैं, किस तरह से हम सृजन कर सकते हैं, अपने तनाव पर बेहतर तरीके से कार्य कैसे कर सकते हैं। तो वो मेरी जो सीखने की स्थली है वो पूरा हिमालय है।
और वहाँ मैं प्रैक्टिकल चीजें सीखकर जो भी मुझसे बन पड़ता है फिर रिसर्च करने के बाद उनको मैं बांटने का प्रयास करता हूँ, जिसका लाभ आज आप ले पाएंगे। अभी मैं सबसे पहले आपको कुछ पिछले युगों के बारे में जानकारी दूंगा और उनको समझने के बाद आप आज एक नए तरीके से सोचना आरंभ करेंगे। तो मैं छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें ऑडियो नहीं है, क्योंकि मैं बोलूंगा उसके पीछे। आप वीडियो से केवल ये जानने का कोशिश करेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। जब सबसे पहले मनुष्य ने अपना जीवन शुरू किया, उसने एक स्टोन एज से शुरू किया। आदि मानव था, गुफाओं में रहा करता था और बस भोजन की खोज में रहता था और उसके अलावा उसके पास कोई भी किसी भी तरह का कार्य नहीं था। अच्छा मांस खाता था, कपड़ों का आता पता नहीं था, मौसम के बारे में उसको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, ठंड गर्मी से कैसे बचना है ये सब वो जानता नहीं था। केवल उसको पेट भरना था और गुफाओं में विश्राम करना था। जानवर होते हैं ऐसे ही हम आदि मानव स्टोन एज में रहा करते थे, ऐसा हमने पढ़ा है, समझा है अपनी हिस्ट्री के द्वारा। और इस दौरान कंस्ट्रक्शन का तो नाम ही नहीं था, क्योंकि वो सब मनुष्य ने जो बनाया वो तो बात की चीज है। तो ये स्टोन एज था और हजारों वर्षों तक मनुष्य ने स्टोन एज में यात्रा की। उसके बाद एक दूसरा युग शुरू हुआ जिसका नाम था एग्रीकल्चर एज। अब ये जो एग्रीकल्चर एज है, ये जब शुरुआत हुई तो मनुष्य ने गुफाओं में से हटकर अपने लिए कुछ करना सोचा। उसने जानवर पालने शुरू किए, फसल उगानी शुरू की, बीज बोए, जंगल साफ किए और अपने लिए बहुत सारे काम एग्रीकल्चर के करने शुरू कर दिए। अब ये जो एग्रीकल्चर वाला कार्य है ये उस स्टोन एज से थोड़ा बेहतर था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे वीडियो को दिखाने के पीछे औचित्य क्या था। तो ये एग्रीकल्चर भी चलता रहा और तरह तरह के बीज, फसल, फल, फूल, सब्जियां, ये सब मनुष्य अपनी जानकारी के हिसाब से उगाता रहा और उसका थोड़ा सा जीवन बेहतर हो गया। पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने जीवन को यापन कर पाया इस एग्रीकल्चर। आज भी हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है और आज भी हम इस एग्रीकल्चर को अच्छे से जीते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारी दूसरी सहायताएं भी ले लेते हैं। इस एग्रीकल्चर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में होता क्या है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो पुराने तरीके हैं जब मनुष्य ऐसे रहता था, कपड़े वगैरह नहीं थे। हाँ, आग का आविष्कार उसने कर ही लिया था, तो भोजन को उसने इस एग्रीकल्चर एज में पकाकर खाना भी शुरू कर दिया था। दूसरे युग की शुरुआत थी। उसके बाद एक तीसरा युग आरंभ हुआ और वो जो तीसरा युग था उस युग का नाम था इंडस्ट्रियल एज। अब इस इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ, इसके अंदर मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ और ये जो मशीनें हैं ये शुरुआत भले ही पहिए से हुई पर धीरे 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 अपनी चरम अवस्था में पहुंचती चली गई और इस इंडस्ट्रियल एज के अंदर वो सब हो गया जो आपने लगभग पिछले 20-25 वर्षों में देखा। ये तीसरा युग था जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ, लगभग 200 साल पहले के आरंभ में इसको मान लेते हैं। और इस इंडस्ट्रियल एज के बाद एक और युग आया और उस युग का नाम था आईटी एज। आईटी एज का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, पहले जो डाकिया हमारे घर चिट्ठी लेकर आता था, अब वो डाकिया बहुत कम हो गया, ना के बराबर रहा। पहले इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से टेक्स्ट मोड में आती थी, बट अब वही सारी सूचनाएं थ्रू टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंचने लगी। ये थे हमारे कुछ युग जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब समझें कि ये इस बात से पर्पस क्या है। मान लेते हैं आप सब स्टोन एज के लोग हैं और आप अपना जो भी कार्य है वो कर रहे हैं। अचानक एक व्यक्ति आपके पास आता है और वो कहता है कि आओ तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। अब आपने पूछा कि भाई नया क्या सिखाएंगे, तो वो एक आपको जगह ले गया, उसने थोड़ा सा एक 200 गज का एक जंगल साफ किया और वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए और उन गड्ढों में कुछ बीज बो दिया। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है। बीज बो दिए, मिट्टी वापस ढक दी और आपने उसकी तरफ हैरानी से पूछा क्या कर रहे हो भाई। उसने कहा देखो। अब आप शाम तक आप आए, वहां तो कुछ दिखाई नहीं दिया आपको।
फिर आप अगले दिन आए, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच रहे हैं कि इतनी देर में तो मैं एक हिरन मार के ले आता, उसको बना के खा लेता, अब ये यहाँ तो क्या इसने मुझे दिखाया है। पर लगभग रोज आने पर 6-7 दिन बाद आपने देखा कि वहाँ छोटे छोटे 4 पत्तों के कुछ छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। थोड़े टाइम के बाद वो बड़े हुए, और बड़े होने के बाद लगभग 3 महीनों में वो जो फसल थी वो इतनी सारी थी कि अब आपको रोज रोज कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, और आप लगभग 4-6 महीने तक उस फसल को खा सकते। ये बड़ी हैरानी की चीज थी। पर मुसीबत अब ये हो गई कि मुझे अपना स्टोन एज छोड़ना है और एग्रीकल्चर एज को मुझे अब अपनाना है। तो कोई ना कोई तो ऐसी जनरेशन जरूर रही होगी जो स्टोन एज में परफेक्ट थी, परंतु उम्र के किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो 40 वर्ष का हो या 30 वर्ष का हो, जब मनुष्य ने एग्रीकल्चर एज में एंटर किया होगा, तो आप उसकी दुविधा को समझ सकते हैं। हिरन मारना 5 मिनट का काम है, पर एक बीज बोना, उसको बड़ा होते हुए देखना और उसके बाद 3 महीने के बाद अन्न को लेना, यह बड़ा मुश्किल सा काम था। और स्टोन एज मुझे छोड़नी है और नया मुझे पकड़ना है, दैट इज एग्रीकल्चर। और उसको अपनाने में कितना तनाव, कितना परिश्रम उस उम्र के व्यक्ति को आया होगा। हो सकता है पूरी पीढ़ी निकल गई होगी नया काम सीखने में। और जैसे ही बंदा एग्रीकल्चर एज में आया, और फिर जब इंडस्ट्रियल एज के लोगों ने बताया कि अब तुम्हें खेत की काम करने की जरूरत नहीं है, अब तो 200 गज के प्लॉट में मैं ऐसी मशीन लगा दूंगा कि जितना धन आप इसमें कमाते हो उससे कई गुना धन भी कमा लोगे और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तब खेती के काम को छोड़कर एक बिजनेसमैन बनना या एक मशीन लगाना, पुराना भूलना और नया सीखना, ये तनाव का विषय होता है। इसमें एक अलग तरह की टेंशन, एक अलग तरह का डिप्रेशन, एक अलग तरह की एंजाइटी का सामना मनुष्य के दिमाग को करना ही होता है। और इंडस्ट्रियल एज के बाद जब आईटी एज आई, तो पहले जो सूचनाएं आवाज के द्वारा दी जाती थी, ड्रम पता चलता था, शंख बजाने का एक अलग मतलब होता था, दुदुम्बी बजती थी तो उसका मतलब बदल जाता था। फिर जब लिखाई पढ़ाई हुई तो हम चिट्ठियों को पढ़कर समझ पाते थे कि ये सामने वाले का विचार क्या है। अब 15 दिन बाद मैं आज चिट्ठी लिखूंगा, 20 दिन बाद आपको मिलेगी। और उसके बाद जब हम उस चिट्ठी लिखने के तरीके से हमने छुटकारा पाया, और फिर जब हमने टेक्नोलॉजी अपनाई, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, अब थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रेवल होगी। जैसे आज आप मुझे, अगर मैं यहाँ पर ना होता, अमेरिका में भी होता, वो भी मैं आप जूम से आपसे बात कर सकता था। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, आप, मैं जो भी टाइप करूंगा या पिक्चर दिखा रहा हूँ आप उसको देख सकते हैं। ये आईटी एज का चमत्कार है। पर जब भी हम कुछ उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे विजडम एज है, और विजडम एज भी मनुष्य के दिमाग की उम्र है, और अब चल रहा है 2 जून 2020, और अब एक नया अध्याय फिर से मनुष्य के इतिहास में पूरी पृथ्वी पर शुरू हो रहा है। ये जो बीच का कार्यकाल होता है, इसको शिफ्ट के नाम से पुकारा जाता है। जब भी इंसान किसी शिफ्ट में आ जाता है, तो ये एक जरूरी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी उसके लिए मैंडेटरी हो जाती है। हर व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव कभी भी आसान नहीं होता। जो कंफर्ट जोन होती है हमारी, वो हमेशा हमें सुकून में तो रखेगी और हमें तरक्की की राह नहीं दिखाएगी। और जब हम, अब आप उसको कोरोना नाम दे दें या कोई भी, कोई ना कोई कारण तो होता ही है शिफ्ट का। ये जो शिफ्ट है, ये मान लेते हैं कि 1.5 या 2 साल चलेगी। आप सोचो पुराने जमाने में तो ये 10-10 साल चलती होगी, 20-20 साल चलती होगी। और इस 2 साल के कार्यकाल में सब कुछ बदल जाएगा। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। तो अगर मैं नेगेटिव तरीके से देखूं तो ये तकलीफ, ये मुसीबत ईश्वर ने मुझे ही क्यों दी, इसका जवाब तो नहीं मिलेगा। परंतु अगर मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव देखूं तो ये सौभाग्य मुझे मिला है, मैं शिफ्ट को देख पा रहा हूँ, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि क्या क्या मुसीबतें हैं। और सारी चीजें जो मुसीबतें होती हैं वो कभी भी एक्चुअल में मुसीबत नहीं होती। जब आप मुसीबत के कंबल को हटाएंगे तो उसमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नया अवसर मिलेगा, नई तरह से जिंदगी जीने का एक तरीका मिलेगा। परंतु वर्तमान की कुछ तकलीफ हैं जो टेम्परेरी होंगी। हो सकता है धन की समस्या खड़ी हो जाए, हो सकता है 2-3 महीनों तक सैलरी ना मिले, हो सकता है
कोई अलग तरह की तकलीफ में आ जाए, हो सकता है किसी के परिवार में कोई विपत्ति आ जाए, हो सकता है उसने इस विपत्ति का सामना करने की तैयारी ना की हो। हजारों की हजारों कारण हो सकते हैं और हर मनुष्य का अपना एक खुद का कारण होता है, कॉमन कारण नहीं होता, परंतु ये सदा रहने वाले नहीं होते। ये थोड़े समय के बाद खत्म हो जाते हैं और हम फिर से एक नए उद्देश्य और एक नई चीजों के साथ पैदा होते हैं। अब हमें कुछ चीजें समझनी है। जैसे मैं मानता हूं 3-4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, तो यहाँ पर अभी मैं 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में जिक्र करूंगा। पहला मनुष्य, he who knows not and knows not and that he knows not। ये अरबियन कहावत है इंग्लिश की, and he is a fool and arrogant, shun him। इसका मतलब हल्की इंग्लिश में मैंने भावार्थ कर दिया है, एक ऐसा इंसान जो कुछ जानता नहीं है। पहली बात है वो कुछ जानता नहीं है, और दूसरी बात वो अनअवेयर भी है उसके बारे में। एक तो पता ही नहीं है और ऊपर से अज्ञानता में भी है। और अगर कोई दूसरा मनुष्य आकर उसको कुछ बताना चाहे, उसको रास्ता दिखाना चाहे, उसको कुछ सिखाना चाहे, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे इंसान को मूर्ख और एरोगेंट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और कहावत है कि ऐसे इंसानों से दूर रहना चाहिए, या तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो जानते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि वो क्या क्या नहीं जानते। अगर कोई इंसान उनको कुछ बताए कि आप ये चीजें जानो, तो वो उसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे इंसान शिफ्ट काल में, परिवर्तन काल में प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ये होते भले ही मूर्ख हों, परंतु प्रकृति ऐसे लोगों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रकृति क्यों करेगी? Then these people will be spoiled and finished। का भविष्य कोई लंबा नहीं होता। दूसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, he who knows not but knows that he knows not। ऐसा इंसान जो जानता नहीं है पर वो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि जो मैथ है ये कैसे पढ़ा जाता है। मुझे अपनी कमी का एहसास है। मैं मानता हूं कि मेरा मैथ पुअर है, मेरी फिजिक्स पुअर है, मेरी केमिस्ट्री पुअर है। ये जानकारी मुझे है और इसके लिए जब भी कोई मुझे सिखाएगा मैं सीखने का प्रयास करूंगा। ऐसा इंसान जो सीखने के लिए तैयार होता है, ही इज लाइक ए चाइल्ड। वो इनोसेंट होता है, हम्बल होता है, बच्चों की तरह होता है। ऐसे इंसान को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कृष्णकांत जी, जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स का जो माइक है आप उनको प्लीज म्यूट साथ साथ करते रहे भाई साहब, और नहीं तो फिर मैं ही कर देता हूँ। तो ये एक बात थी समझने की। दूसरी कैटेगरी है शिफ्ट काल में, परिवर्तन काल में, जब कोई ऐसा शिफ्ट आता है जो पूरी पृथ्वी पर एक साथ आता है। ऐसे मनुष्य जो नई टेक्नोलॉजी, नया ज्ञान, नया चीज सीखने के लिए तैयार रहते हैं, वो बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है कि आप 40 के हैं या 50 के हैं, या आप किसी स्कूल के अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर इंडिया क्यों ना हो। जब भी शिफ्ट काल आएगा आपको कुछ नई बातें सीखनी ही पड़ेंगी, और ये कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर अनकंफर्टेबल जोन में आकर, चैलेंजिंग जोन में आकर ही सीखा जा सकता है। तीसरी प्रकार का जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? Who knows but knows not that he knows। एक ऐसा मनुष्य जो अपने अंदर बहुत बड़ी विजडम, नॉलेज, पोटेंशियल, ताकत का स्वामी होता है, पर वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता। अति बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, परंतु वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना नहीं जानता। नॉलेज बहुत है, ताकत भी पूरी है, पर उसको पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करूं। ऐसा इंसान सोए हुए के समान होता है। उसको क्रिटिसाइज करके, उसकी आलोचना करके, उसके जमीर को जगाकर, कोई भी तरीका अपनाकर, या फिर उसकी तारीफ करके, जो हर मनुष्य के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, आप उसके साथ कोई भी व्यवहार करिए, पर उसको उठाइए, उसको जगाइए। वो हनुमान की तरह होता है, जैसे ही वो जान जाएगा मेरी ये पोटेंशियल है, और वो उसी वक्त कार्य करने के लिए खड़ा हो जाएगा। चौथा मनुष्य
He who knows and knows that he knows and does what he knows. एक ऐसा इंसान जो जानता है अपने बारे में सब कुछ, वो अपनी कमियों को जानता है, अपनी ताकत को जानता है, और अपनी कमी और अपनी ताकत के अकॉर्डिंगली सीखने को तैयार रहता है, दिन और रात उस कार्य को करने के लिए तैयार रहता है, और परिवर्तन काल में दिन और रात वही करता है जो परिवर्तन काल की डिमांड होती है। ऐसा इंसान एक बुद्धिमान मनुष्य और लीडर होता है। हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए और हमेशा ही उससे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मित्रों, ये जो शिफ्ट काल चल रहा है, ये एक ऐसा परिवर्तन काल है, अगर इंसान नया नहीं सीखेगा तो नष्ट हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, और अगर वो सीखेगा तो वो कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक काल नहीं चलेगा। बहुत मान लेते हैं, अगर मैं आपको एक झूठी भविष्यवाणी भी कर दूं तो 1.5 साल, 1 साल, नहीं तो कुछ महीनों का ये कार्य है, और इस काल के अंदर ही सब कुछ जब पलटेगा तो वो क्या चीज है वो समझने की है। इस काल का नाम जो मैंने शिफ्ट दिया है, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसा कि आप अपने पास्ट में जानते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, खुद स्कूल जाया करते थे, आज तो प्रधानाचार्य हैं अच्छे अच्छे स्कूलों के, तो शायद आपने तख्ती से शुरू किया था। तख्ती तो हमेशा नहीं रही, फिर ब्लैक बोर्ड आ गए, वो भी नहीं रहे, फिर व्हाइट बोर्ड आ गए, क्योंकि शिफ्ट आता चला गया, परिवर्तन आता चला गया, और उसके बाद आ गए आपके डिजिटल स्मार्ट बोर्ड। आज बहुत सारे विद्यालयों में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के द्वारा ही पढ़ाई करवाई जाती है, परंतु अब जो पढ़ाई होगी उसका तरीका शायद अब बदल जाए। शायद जो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले एक अच्छे स्कूल में पावर सप्लाई सतत रहनी चाहिए। एक अच्छे स्कूल के जितने भी अध्यापक हैं, उन सारे अध्यापक और स्टूडेंट्स को अब डिजिटल स्किल की भारी डिमांड है। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डिजिटल लर्निंग अगर आपको नहीं आएगी तो इस शिफ्ट काल के दौरान आप ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आप बोलेंगे मुझे तो लैपटॉप चलाना नहीं आता, मुझे तो जूम को ऑन ऑफ करना नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो अगर नहीं आता तो कोई मनुष्य कहेगा लाओ मैं सिखा देता हूँ आपको। वो कौन सा मनुष्य है जो आपको डिजिटल लर्निंग सिखाएगा? ये वो मनुष्य है जो आपका विद्यार्थी है, जिसका नाम पप्पू भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, माधव भी हो सकता है, गोविंद भी हो सकता है, एक 10 साल की कविता हो सकती है, एक 8 साल का बच्चा जो आपसे डिजिटल लर्निंग में कहीं आगे है। आज आपके विद्यार्थी ही अगर आप कुछ समय के लिए आपके गुरु बन जाएं तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। वो आपको वो सब कुछ ही दिनों में सिखा देंगे, जिसको सीखने में आपको महीने लगेंगे। तो ऐसे कम उम्र के बच्चों से एक मित्रता का भाव रखना बहुत आवश्यक है। आप जो उनको सिखाएंगे वो जिंदगी का पाठ सिखाएंगे, और वो बच्चे आपको टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो सिखा सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जो हमारे रोज क्लासरूम में आते हैं और कुछ महीनों के बाद वो आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं एज ए गुरु आपका रिस्पेक्ट ना करूं, मैं आपके साथ बदतमीजी करूं, मैं 2-2 मिनट में आपका कान पकड़ लूं, तो आप मेरी कितनी सहायता करेंगे? आप मेरी कभी भी सहायता नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये मान लेना चाहिए, ये जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, ये हमारी एक बेहतर गुरु साबित हो सकती है, और सिखाने में इनका कोई सानी नहीं। आज आपका बेटा, आपकी बेटी आपको आधे घंटे में वो सब बता देगी जो समझने में हम लोगों को काफी वक्त लग सकता है। तो टेक्नोलॉजी का एक नया युग शुरू होगा इस एजुकेशन के साथ, और इसमें अब जो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई है जो ऑफलाइन चलती थी, उस ऑफलाइन के साथ साथ ही अब एक नया अध्याय शुरू होगा, ऑनलाइन स्टडी। और ये जो ऑनलाइन हमारी स्टडी होगी, ये बड़े बदलाव का संकेत आपको दे ही रही है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के अपने फायदे हैं, अपने कुछ नुकसान हैं, कुछ चीजें हैं, परंतु क्योंकि नई है तो तनाव तो देगी, परेशानी तो आएगी, तकलीफ तो आएगी, परंतु ये तकलीफ बुरी नहीं है। ये एक ऐसी तकलीफ है जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी को होती है। दर्द है, तकलीफ है, परंतु किसी का जन्म है, उस जन्म की खुशी भी है, तो उस खुशी की वजह से वो दर्द और तकलीफ सहन करनी होती है। आज टेक्नोलॉजी को समझना, आप जितने भी एजुकेशन के लोग हैं, ये मेरा मानना है सबसे पहली जरूरत बन गई है। धीरे धीरे ही सही, परंतु अब तेजी के साथ
उसको सीखना शुरू कीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हम समर वेकेशन को जानते हैं, हर साल हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। इस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं। मेरा ये सवाल है कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती क्यों हैं? इसका सीधा सीधा जवाब है, गर्मियों की छुट्टियां इसलिए पड़ती हैं ताकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो गर्मी से बचें, क्योंकि दूर दूर से आते हैं, जाते हैं, आने जाने में गर्मी लगती है, फिर पढ़ाई का माहौल होता है। दोपहर के टाइम खेलना गर्मियों में नुकसानदेह साबित होता है, लू लग जाती है, हजारों चीजों की बात है, इसलिए हम गर्मियों में छुट्टी कर देते हैं। पर जब ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगी तो क्या बच्चा घर में ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर सकता? 100% पढ़ सकता है। उसको घर में कैसे गर्मी लगेगी? आज जब बच्चा रोज ऑनलाइन मई के महीने में पढ़ रहा है तो वो हर साल पढ़ सकता है। तो बच्चा एक्स्ट्रा 45 दिन पढ़ सकता है। अगर बच्चा गर्मी में पढ़ सकता है तो वो सर्दी में भी पढ़ सकता है। सर्दी में पढ़ेगा तो वो संडे को भी पढ़ सकता है, और अगर संडे को भी पढ़ेगा तो वो बारिश में भी पढ़ सकता है। आंधी, बारिश, तूफान, कोई भी चीज आ जाए, ऑनलाइन एजुकेशन का अब एनवायरनमेंट पर विजय स्थापित होती है। यानी कि अगर कोई स्कूल चाहे तो साल के 365 दिन अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बच्चे जो ट्यूशन लगाते हैं, ट्यूशन लगाने का कार्य भी काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। स्कूल अपनी खुद की ऑनलाइन एजुकेशन पार्ट टाइम में बच्चों को शाम के टाइम दे सकता है। केवल एजुकेशन लेने की जरूरत है कि करना क्या चाहिए। इस छोटे से आइडियाज के साथ स्कूल बहुत आगे जा सकता है। जितना ऑफलाइन में इतने सालों तक काम किया, अब हमें ऑनलाइन पर भी कुछ महीने सीरियसली काम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से बेहतर कनेक्टिविटी की जा सकती है। जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, आईटी के प्रोफेशंस के लोग हैं, उनकी सहायता ली जा सकती है। अपने अपने स्कूल की ऐप बनवाई जा सकती हैं। उस ऐप के थ्रू बच्चों को पढ़ाने का कोई नई व्यवस्था का कार्य किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने कोरोना वायरस अब जिंदगी में आते ही रहेंगे। एक झटका ले लिया तो क्या हर बार अब नया झटका लेना पड़ेगा? नहीं। मनुष्य होने के नाते हम काफी समझदार हैं और हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड कर कि अब एजुकेशन में जो ई लर्निंग है, इसका वक्त आ गया है। यही बात मैं आपको इशारे में समझाना चाहता था। अब दूसरी बात, अब मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, और प्रिंसिपल होने के नाते मेरी बहुत सारी चीजें भी हैं। तो जिसको कहते हैं मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे विद्यालय चलाना है, अपने अध्यापकों से काम करवाना है, मैनेज के साथ कनेक्ट रहना है। तो मेरे ऊपर मैनेजमेंट है और मेरे नीचे मेरे अध्यापक, और अध्यापकगण अगर बेहतर प्रदर्शन करेंगे स्कूल में तो विद्यार्थियों का जो पढ़ने का तरीका है वो बेहतर रहेगा। तो मैं एक बीच की कड़ी हूँ, मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब जुड़ा हुआ हूँ तो इन चीजों को जोड़कर रखने का कार्य प्रिंसिपल जब करेगा तो प्रिंसिपल को अपने ऊपर बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। ध्यान कैसे देना चाहिए? जब भी कोई मनुष्य अपने घर से बाहर निकलता है तो वो क्यों निकलता है? क्योंकि उसको कोई काम करना है, या तो उसको कोई बिजनेस करना है, या नौकरी करनी है, जॉब करनी है। अब चाहे उसका कोई भी व्यवसाय हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब घर छोड़कर जाएगा बाहर तो वो अपनी स्किल को बेचने जाएगा। जो भी स्किल है, डिग्री, डिप्लोमा उसके पास है, क्वालिफिकेशन, और स्किल को जब बेचेगा तो उसको बदले में दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा एक डेजिग्नेशन, और दूसरा मिलेगा उसको धन। डेजिग्नेशन माने पद, और धन जो उसके जीवन में चलाने के लिए आवश्यक है। तो इसको ही सफलता का नाम दिया जाता है, इसी को सक्सेस कहते हैं। मैं सफल होता हूं अपने घर के बाहर, और जब मैं घर लौट कर आता हूं सुबह और शाम तो मुझे सफलता नहीं चाहिए, घर में मुझे खुशियां चाहिए, हैप्पीनेस। तो मेरा परिवार है जहां पर मेरे बच्चे हैं, जहां पर एक फैमिली है, यार दोस्त हैं, समाज है। तो मुझे घर में अगर खुशियां नहीं मिलेंगी तो वो घर ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता। फिर मैं अपने अंदर अगर झांकूं तो मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए। सक्सेस भी है मेरे पास और हैप्पीनेस भी है, पर मुझे खुद ही नींद नहीं आती। मेरे 20 रोग हैं मेरे अंदर, मुझे डायबिटीज हो गई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरी किडनी काम नहीं कर रही, मेरा लीवर काम नहीं कर रहा, पता नहीं मुझे क्या क्या हो गया, तो मेरी पीस ऑफ माइंड चली गई।
एक किसी भी इंसान को, प्रिंसिपल के लिए तो बहुत आवश्यक है, इन तीनों चीजों को पैरेलल समझना होगा। उसकी जो लाइफ में क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेने के लिए इन तीनों चीजों का बैलेंस उसको बनाकर रखना होगा। तो जब क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो अंडरस्टैंड करेगा तो उसको क्या क्या बातें समझनी चाहिए, उन बातों को अब मैं एक इंडिविजुअल तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। अभी मैं आपको एक प्रिंसिपल की हैसियत से समझाऊंगा। यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट होने के नाते आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, और यही चीजें आपको दूसरों को सिखानी भी है। देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मेरी जिंदगी में मेरे अनुभव क्वालिटी के नहीं है तो लाइफ कहाँ से क्वालिटी की हो जाएगी? और क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? जब मेरा बहुत ही क्वालिटी का फोकस और कंसंट्रेशन रहता है मेरे अपने कार्य पर, परिवार पर और पीस ऑफ माइंड पर। तीनों चीजों में मुझे देना होता है फोकस, और तीनों चीजों में मुझे कंसंट्रेशन देना होता है, चाहे वो मेरे काम की सफलता हो या खुशियां और या फिर पीस ऑफ माइंड। तो उसके लिए मुझे सिंगल फोकस्ड, सिंगल थॉट्स, वर्तमान में रहने की आदत, अपने टाइम, अपनी एनर्जी को, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक ही डायरेक्शन में डालने की कला सीखनी होगी। सिंगल फोकस्ड का मतलब क्या होता है? आप सभी जितने भी यहाँ पर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल हैं, या जो लोग भी मुझे अभी देख सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब कोरोना के बारे में खबर पढ़ना सुनना बंद कर दीजिए। ये एक विशेषज्ञ की सलाह है और एक्सपर्ट की सलाह मान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे दांत में दर्द है तो मैं कारपेंटर के पास नहीं जाता, मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, क्योंकि डेंटिस्ट एक एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट एडवाइस ये कहती है कि अब बहुत ज्यादा ऐसी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए जिसको लेकर मैं डर जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ जाता हूँ। तो अगर कोई भी ऐसी न्यूज जो कोरोना के बारे में आपको डराती है, बताती है, पहले वहां से डीफोकस्ड होइए, तभी तो आप अपने मिशन पर फोकस हो पाएंगे। तो बहुत ज्यादा टीवी देखना बंद कर दीजिए, अखबार की ऐसी खबरें पढ़ना बंद कर दीजिए जो आपको लेकर किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करती हैं, क्योंकि भय से कुछ होगा नहीं, केवल नुकसान होगा। वर्तमान में नहीं रह पाएंगे, सिंगल थॉट नहीं आएंगे, सिंगल फोकस नहीं आएंगे, टाइम, एनर्जी, पांचों ज्ञानेंद्रियां एक डायरेक्शन में नहीं होंगी। इसके पीछे कारण मैं आपको बताना शुरू करूंगा, अब आप मेरी बात मान जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरी चीज, आपको मैं कुछ एक मेडिटेशन का परिचय दूंगा, अभी वो करनी होगी। मेडिटेशन भगवान प्राप्ति का कोई तरीका नहीं होता है। तो इसके लिए मेरी जो पंच लाइन है, मेडिटेशन इज मोर अबाउट फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, लेस अबाउट स्पिरिचुअलिज्म। यानी कि ये स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट तो जरूर है, परंतु ये सेकंड नंबर पर है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में भी कनेक्ट होने के लिए तो फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप अभी पूजा घर में बैठकर आरती कर रहे हैं और दिमाग में जूते बेच रहे हैं, या फिर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो ये कैसी पूजा है? क्या कैसा? क्योंकि फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर हम फिर खुद को ही धोखा देने लग जाते हैं। तो जब भी ईश्वर के बारे में, ईश्वर को लेकर जब कुछ चीजें होती हैं, तो ध्यान वही होना चाहिए जो कार्य किया जा रहा हो, और अगर ऐसी आदत पड़ जाए तो फिर बहुत अच्छा रहता है। तो सीखना और समझना क्या होता है, शुरुआत यहीं से करूंगा कि फोकस और कंसंट्रेशन को किस तरह से आप लेंगे। अभी बीच में कुछ लोग इस सेशन के बाद मुझसे बाद में कनेक्ट होना चाहें, किसी भी रूप में उनके कोई सवाल हो, जवाब हो, फर्दर कोई उनको मेरी मदद चाहिए, तो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है, आप उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मेरी ये वेबसाइट है, क्योंकि सेशन के बाद बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है मुझसे और जानकारी लेने के लिए। तो मैं विद्या भारती के लिए हमेशा की सहायता करने के लिए और मेरे पास जो भी है उनको देने के लिए तैयार हूँ। आप इसको पूरा, वैसे मेरा नाम ही लिखा हुआ है डॉक्टर हरीश शर्मा 15@gmail.com, और इस पे जा सकते। तो उम्मीद है आपने सब नोट कर लिया होगा और बाद में टाइप भी कर दिया जाएगा। तो फोकस और कंसंट्रेशन की जो मैं बात कर रहा था, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं मन लगाकर काम कर, एक्चुअली हम कहते हैं बी फोकस्ड इन योर जॉब, कंसंट्रेट इन योर वर्क। तो जब दूसरों को ये हम ज्ञान पिलाते रहते हैं तो हमें खुद भी सीखना चाहिए। मेरे विद्यार्थी कैसे, अगर किसी ने पूछ ही लिया मेरे बच्चे ने कि सर ये मन कैसे लगता है,
मन कितने प्रकार का होता है, क्या मन हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। मन से रिलेटेड अगर 5-6 सवाल कर लिए तो उसके जवाब भी आने चाहिए, क्योंकि जब मन लगाकर काम करना है तो मन के बारे में कुछ जानकारी होना भी आवश्यक है। फोकस और कंसंट्रेशन आप देखेंगे, चाहे एक बच्चा पढ़ाई करता हो, चाहे आप म्यूजिशियन हो, चाहे बच्चा आपका स्पोर्ट्स खेलता हो, बगैर फोकस के कभी कुछ होता नहीं है। और चाहे आपको भगवान की बातें करनी हो, तो इसकी थ्योरी क्या है, ये कैसे आता है, कैसे समझा जाता है, वो आप देख लीजिए। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ सीखना शुरू करता है, कोई भी नई स्किल सीखेगा, तो जब तक वो स्किल 0 से 20-25% तक ब्रेन में ना आ जाए, ब्रेन अपैथी डेवलप करता रहता है, यानी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ब्रेन ऐसा बोलेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, और आपको अपने ब्रेन से लड़ाई करनी होती है, उसके खिलाफ जाना पड़ता है। जब वो स्किल 20-25% के करीब आती है, तब ब्रेन बोर्डम में जाता है, हम उस कार्य से बोर होने लगते हैं। अपैथी तो नहीं है, बट अब बोर्डम आ गई, मन नहीं लग रहा। इसी को कहते हैं, बच्चा कह रहा है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप कह रहे हैं मन लगा के कार्य कर, तो एक्चुअली बच्चा कह रहा है ये मैं पढ़ाई में बोर हो गया हूँ। तो बोर होना कोई बुरी बात नहीं होती है, ये तो एक अच्छी चीज है कि आपकी स्किल बढ़ गई। कम से कम आप 25% के स्किल से तो ऊपर आ गए। जब 25, 30, 35% आ जाती है तो बोर्डम पीक पर होता है। तो ऐसा विद्यार्थी जो अभी 30 और 35 के बीच में झूल रहा है, वो आपको सबसे ज्यादा बोर दिखाई देगा। इसलिए ऐसे जिनके नंबर ही आप देखेंगे 30, 32, 35, 40 आते हो, कभी फेल कभी पास, कभी फेल कभी पास, ये बोर्डम की पीक पर होते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चे पीछे लौट के जा सकते हैं, और यही वो बच्चे हैं जो सेकंड और फर्स्ट डिवीजन भी ला सकते हैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल बीच में आ गया, वापस लौटूंगा तो भी और आगे जाऊंगा तो भी ब्रेन सपोर्ट ही करेगा, वापस जाने में भी करेगा। बोर्डम के साथ लगातार कार्य करते 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 अगर मैं पढ़ाई जारी रखूंगा या उस कार्य को जारी रखूंगा, तो बोर्डम जब 60-65% आ जाता है तो बोर्डम खत्म, और फिर रिलैक्सेशन शुरू होता है। यहाँ से तनाव चला जाता है, पढ़ाई में मन लगने लग जाता है, और जब मन लगने लग जाता है तो बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और ये बढ़ता चला जाता है। उसके बाद फिर आता है फोकस एंड कंसंट्रेशन। किसी भी ऐसा इंसान जिसकी स्किल 70% से ऊपर है, 65-70 से ऊपर है, वो तुरंत ही फोकस और कंसंट्रेशन की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आपने एक बड़ी अच्छी चीज ये समझने की कोशिश की कि फोकस और कंसंट्रेशन चलकर नहीं आता मेरे पास, मुझे वहां तक पहुंचना होता है। अगर मैं अभी कोटा में हूं और मैं कहूँ मुझे मथुरा पहुंचना है, तो मथुरा मुझे जाना पड़ेगा, मथुरा चलकर कोटा नहीं आ जाएगा। तो फिर जब फोकस और कंसंट्रेशन भी आगे निकल जाता है तो फ्लो में चले जाते हैं। फ्लो में कभी भी एनर्जी खर्च नहीं होती, बूंद बूंद करके टपकती है, और आप चाहे तो 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। अगर मनुष्य अपना समय कमाता रहेगा तो जहां पर आप लो लिखा हुआ देख रहे हैं, अपैथी से फिर ऊपर चला जाएगा वरी और एंजाइटी की तरफ, क्योंकि टाइम के स्केल पे तो वो रुकेगा ही नहीं। टाइम आता जाएगा जाता जाएगा और कुछ सीख रहा नहीं है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है और आप टेक्नोलॉजी नहीं सीखना चाहते, आप जूम कैसे चलता है इसमें भी आपको बुरा लगता है, आपको कोई चला के दे दे, बस आपके हाथ में दे दे, आप एक छोटा सा फंक्शन है म्यूट और अनम्यूट करना भी नहीं जानते, क्योंकि मन ही नहीं है सीखने का। टाइम बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा, आप अपैथी के आगे बोर्डम में नहीं जाएंगे, आप वरी और एंजाइटी में चले जाएंगे। सीखना अब बहुत आवश्यक है, मैंडेटरी है, और ये वर्तमान काल में जो शिफ्ट का कार्य है इसमें जरूरी है। सीखने की चीज क्या है, आप देखें इस पर्वतारोही को, आप जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये पर्वतारोही पकड़ने पर ध्यान देता है, छोड़ने पर नहीं। इसकी नजर हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, नीचे नहीं देखता है। ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, जो हो गया सो हो गया। अब ये हमेशा आगे देखेगा, और इसके हाथ केवल पकड़ना जानते हैं, छूटता तो अपने आप ही चला जाता है। जब चीजें छूटती चली जाएंगी तो आपको उनकी परवाह क्या करनी है। आगे बढ़िए मित्रों, अपनी लाइफ में नया पकड़िए, नया सोचिए, नया अंडरस्टैंड कीजिए, और जब आप नया पकड़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक दूसरी चीज सिखाऊंगा, आपके ब्रेन से रिलेटेड, जरूरी है। देखेंगे आप ये रेडियो,
इस रेडियो में अलग अलग चैनल होते हैं, जैसे FM में 98.4 है, 2 है, तो आप देखेंगे रेडियो खास फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप उसकी चेंज कर देंगे तो गाना बदल जाएगा, स्टेशन बदल जाएगा। स्टेशन के बदलते ही पूरा टॉपिक ही बदल गया, हर चीज बदल गई जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बदली। तो इसी प्रकार से जो हम मनुष्य होते हैं वो हम बायोमैग्नेटिक फील्ड हमें कहा जाता है। और ये जो हमारी बायोमैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी मैं आपको जो बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, जिनमें से आपका मोबाइल भी है, रेडार भी है, टीवी है और माइक्रोवेव है, और बहुत सारी चीजें हैं जो ये रेडियो वेव से चलती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो इन फील्ड अगर ये ना काम करे तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा, जूम भी बंद हो जाएगा, मेरा फोन भी बंद हो जाएगा और मेरी आवाज भी आनी बंद हो जाएगी। दूसरी बायोमैग्नेटिक फील्ड, हम मनुष्य जो होते हैं ये बायोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं और हमारा बहुत बड़ा रोल है जो अब आपको बताने जा रहा हूं। और तीसरी फील्ड होती है कॉस्मोमैग्नेटिक फील्ड। जब हम कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिज्म में तो हम उसकी सहायता से ही अपने दिमाग और उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉस्मोमैग्नेटिक फील्ड है और बायोमैग्नेटिक फील्ड है, ये किस प्रकार से आपको आज सीखनी और समझनी है और इसका क्या रोल है इस शिफ्ट काल में, यानी कि इस परिवर्तन काल में। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आप पर्याप्त हैं और आप वो कर देंगे जो चमत्कार होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है पर इतना भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की। आपके पास एक शरीर, आपके पास एक ब्रेन और आपके पास एक माइंड। अगर इन तीनों में से एक भी ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बॉडी ना हो तो मर गए, ब्रेन ना हो तो पागल हो गए, और अगर माइंड ना हो तो वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं कीजिएगा। तो ये जो हमारी बॉडी, ब्रेन और माइंड है, ये तीनों का जो कॉम्बो है, इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रेन को, और ब्रेन की सहायता से अब आप अपने जीवन को कैसे ठीक करेंगे। जैसे कार होती है, कार में गियर लगाने होते हैं। आप देखेंगे कि कार में जब आप पहला गियर लगाते हैं सबसे ज्यादा पेट्रोल खर्च होता है और सबसे कम स्पीड होती है। ये तो नुकसान वाली बात है, तो स्पीड कम है और पेट्रोल इतना खा रही है। अगर मैं कोटा से मथुरा फर्स्ट गियर में आऊं तो एक तो इंजन खत्म हो जाएगा, पता नहीं कितने 100 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाए, और अगर मैं 8 घंटे में पहुंचूंगा तो हो सकता है 3-4 दिन लग जाए पहुंचने में। तो पहले गियर पर गाड़ी को रखना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। उसको कुछ सेकंड के लिए तो रखते हैं पर हमेशा नहीं। दूसरे गियर पे स्पीड बढ़ी, पेट्रोल कम, तीसरे पे और बढ़ गई, चौथे पे और बढ़ गई, पांचवे पे तो फुल स्पीड में। अब फुल स्पीड में गाड़ी चल रही है और पेट्रोल बहुत ही कम खर्च हो रहा है। इसको गाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहते हैं, सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। हम मनुष्यों का जो ब्रेन होता है वो इसके गाड़ी के बिल्कुल विपरीत और उल्टा चलता है। मनुष्य का ब्रेन अंदर से जितना स्लो चलेगा उतनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और जितना तेज चलेगा उतना ही खराब हो जाएगा। तो मनुष्य के ब्रेन के अंदर भी गियर होते हैं और उन गियर को फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया रेडियो का स्टेशन बदलते ही साथ गाना बदल गया, टॉपिक बदल गया, ऐसे ही ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का मतलब ही है कि आप एक खास गियर में फंसे हुए हो। इसकी वजह क्या है ये समझने का प्रयास करें। ब्रेन की जो पहला गियर होता है उसको कहते हैं अल्ट्रा हाइपर बीटा गियर, यानी कि ब्रेन वेव्स का नाम है। अगर आपका ब्रेन अल्ट्रा बीटा, हाइपर बीटा, हाई बीटा में है तो वो बहुत ही तेज चल रहा है और सबसे घटिया दर्जे का प्रदर्शन करेगा। डिप्रेशन 24 घंटे रहेगा, नींद आएगी नहीं और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम होते रहेंगे। क्योंकि आज आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी कभी भी एनवायरनमेंट में नहीं होती है, वो हमारे सोचने के तरीके में होती है। एंग्जियस थिंकिंग होती है। मैं दिमाग से चिंता वाले विचार सोचूंगा तो मेरी चिंता बढ़ जाएगी, और मैं नहीं सोचूंगा तो क्योंकि मेरा गियर फंसा हुआ है ब्रेन का। फिर बीटा वेव्स है, थोड़ा सा ठीक हालत है। फिर अल्फा वेव्स है जो बहुत बढ़िया हालत है।
फिर यहाँ से अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है थीटा और डेल्टा में। जब हम ध्यान, समाधि, मेडिटेशन की बात करते हैं तब हम थीटा डेल्टा की बात करते हैं। ये भी हमारे ब्रेन के स्टेशन हैं। तो ऐसे हमारे ब्रेन के 5 स्टेशन हैं। आपको कौन से स्टेशन का गाना सुनना है, बस वो समझने की चीज है। तो सबसे पहले देखो कि ब्रेन बिजली भी खाता है, इलेक्ट्रिक, ये अलग विषय है जिसको अभी बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे ही होती हैं जैसे हार्ट बीट करता है, उनसे वो चलता है, इसको भी फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं आ जाता हूं कि अगर आपका ब्रेन अल्ट्रा बीटा फ्रिक्वेंसी पे है तो उस वक्त, जैसे अल्ट्रा बीटा फ्रिक्वेंसी में मोबाइल फोन होते हैं, तो इस वक्त आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रेस मिलेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आपको सिंड्रोम ऑफ नाउ हो जाएगा, NOW। सिंड्रोम ऑफ नाउ क्या होता है? सिंड्रोम ऑफ नाउ में आपका दिमाग वर्तमान में कुछ भी नहीं सोच पाएगा। आप या तो फ्यूचर में रहेंगे या पास्ट में। हर क्षण आप फ्यूचर और पास्ट में रहेंगे, वर्तमान में रह ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा लें। अब सवाल है, फ्यूचर और पास्ट में रहने से क्या हो जाता है? उससे जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मेरा दिमाग पास्ट के विचारों को लेकर आएगा, भूतकाल में जो घटा है उसको सोचेगा, तो भूतकाल में तो अच्छी भी चीजें घटती हैं और खराब भी घटती हैं, और उसने खराब चीजें पिक कर ली तो वो आपको गिल्ट में रखेगा, अपराध, आपकी सारी गलतियां, आपकी सारी कमियां, जैसे काश पैसा बचा लेता, तो आए मेरे पास धन क्यों नहीं है, इतने साल से ये हो रहा था, ये कर लेता। तो भूतकाल में रह रहकर, परंतु भूतकाल को सोच क्या रहा है? वर्तमान में बैठ के, वर्तमान में बैठा हूं और सोच रहा हूं भूतकाल, और मैं गिल्ट में हूं, अपराध बोध में हूं, तो आई एम फीलिंग बैड। इफ आई एम फीलिंग बैड तो इट इज नॉट द गुड सिचुएशन, इट इज वर्स्ट सिचुएशन। और थोड़ी देर बाद मुझे कोरोना याद आ जाएगा, फिर मैं अपना भविष्य सोचूंगा, स्कूल ने निकाल दिया तो, कल 4 टीचर नहीं आए तो क्या होगा, परसों ये हो गया तो क्या होगा, फिर क्या होगा। तो भविष्य में मैं केवल और केवल डर को सोचता हूं, और सोच क्या रहा हूं? वर्तमान में बैठ के। तो जब मैं इन डर को सोचूंगा वर्तमान में बैठकर, तो मुझे क्या मिलेगा? फियर, फोबिया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। और अगर ये रहा तो धीरे धीरे सिंड्रोम ऑफ नाउ हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर को डर का सामना करने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना होता है, और पास्ट की चीजों के लिए हमें सबक लेने होते हैं। ये कब होता है? जब इंसान का ब्रेन हाई अल्ट्रा बीटा में होगा तब। आपने रेडियो का स्टेशन बदला, अब आप नीचे आ गए, तो ब्रेन को डिस्टर्ब तो करेगा, ज्यादा तनाव तो नहीं आएगा, परंतु स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, लाइफ की एनर्जी चली जाएगी, थोड़े थके थके से रहोगे, दिन में काम करने का मन नहीं करेगा, उदासी सी रहेगी, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या खत्म हो रहा है लाइफ में। ये केवल आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी की वजह से है, आपके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं। फिर उसके बाद आप और नीचे चले जाएंगे, हाई बीटा। तो यहाँ पर हाई बीटा में कब रहते हैं? जब आप न्यूज पे खबरें देख रहे होते हैं, बम्बारमेंट ऑफ नॉलेज, बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टीवी चैनल्स, आप खबर पढ़ रहे हैं तो ये सब होने लग जाता है। नेगेटिव खबर पढ़ने से आप पैनिक, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं। ये भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। इससे क्या होता है? इससे हम एग्रेसिव ज्यादा रहते हैं, दो छोटी छोटी बात पे लड़ लेंगे, अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं आई तो जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। ये लड़ाई दंगे जो होते रहते हैं, इसी का कारण है। जैसे ही आपने स्टेशन बदला, अब आप और नीचे आ गए। जब आप नीचे आ जाएंगे, आप अल्फा फ्रीक्वेंसी में आएंगे, तो ये बीटा के अंदर तो थिंकिंग, कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मामूली सा हल्का तनाव जो जागृत रहने के लिए आवश्यक है, थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है, बहुत मामूली सा एजिटेशन जरूरी है, जैसे किसी को आंखें दिखाने भर से ही काम का चल जाता है, उतना डिसिप्लिन। तो यहाँ पर आप लोगों को काबू में रख सकते हैं, और फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म यहाँ पर रहता है केवल फ्रीक्वेंसी बदलने से। और फिर धीरे धीरे आपका जॉय सेंटर एक्टिवेट रहता है, आप क्या करते हैं? खुश रहना भी शुरू कर देते हैं। और नीचे चले जाएंगे अल्फा में, तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें रिपेयर होने लगेगी, आपको तनाव ही नहीं है। ऐसे ऐसे तो पता नहीं, चाहे 100 तरह के कोरोना आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आप मुसीबत को हैंडल करना जानते हैं, ना कि उसमें फंसना। बिल्कुल शांत रहेंगे, अलर्ट रेस रहेगी, और भारी से भारी समस्या का भी इलाज आपके पास होगा, फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन होगा।
तो ये मनुष्य के साथ जीने की खास तरकीब है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बदलो और अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि सोच में तनाव है ना कि एनवायरनमेंट के अंदर। अब सवाल है कि फ्रीक्वेंसी बदली कैसे जाती है, ऐसा क्या करना होता है जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। उसको समझने के लिए हमें कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना होगा। मैं आपको कुछ बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा, आप देखिए। अभी यहाँ से देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जगदीश चंद्र बोस है, सीवी रमन है, हरगोविंद खुराना, ये हमारे देश के सबसे, बल्कि संसार के महान वैज्ञानिक हैं। अलग अलग उसके चरक भी हैं, महर्षि पातंजलि भी हैं, आर्यभट्ट भी हैं। वैज्ञानिकों की खास बात ये होती है कि वो किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो दिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो दिया है वो एक्सेप्टेड है, उनका धर्म से हमें लेना देना नहीं होता। तो अगर आज चरक जिंदा होते, महर्षि पातंजलि जिंदा होते, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिल सकता था, पर ये तो हजारों साल पुराने हैं। तो वैज्ञानिक बुद्धि से, वैज्ञानिक तरीके से जब मैं कुछ चीज सोचूंगा, समझूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, तो मुझे चीजें ज्यादा बढ़िया समझ में आएंगी। इसीलिए आपको मैं आज जो तरीका समझाऊंगा वो भले ही एंशिएंट क्यों ना हो, परंतु वो विज्ञान की कसौटी पे 100% खरा उतरता है। अगर वो विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरता है तो फिर उसको कर लेना चाहिए। जैसे ऐसा इंसान जो अपने आप को बहुत ही बढ़िया पोजीशन में रखना चाहता है, उसको 4 बातों की बहुत महारत हासिल होनी चाहिए। तो उसको अपनी बॉडी पोस्चर को सीखना होगा, उसको माइंडफुल ब्रीथिंग सीखनी चाहिए, उसको 5 ज्ञानेंद्रियों पे काबू साइंटिफिक तरीके से कैसे पाते हैं ये सीखना चाहिए, और फोकस और कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होती है ये। और इसको सीखने का कार्य मुश्किल से मुश्किल 40 दिन का भी नहीं होता। मतलब कैलेंडर को देखेंगे तो 40 डेज के अंदर या आप जितने साल के हैं उतने दिन हो गए और बिल्कुल आ जाएगा। और नहीं सीखोगे तो गलत तरीका, गलत चीज सीखने से तो आदमी और गलत में अच्छा हो जाता, वो पड़ जाता है। तो जो मेडिटेशंस होती हैं, ब्लिस इन लाइफ, हैप्पीनेस इन लाइफ, पीस इन लाइफ, ये उसके रिजल्ट होते हैं। यानी कि अगर आपने ये सीखा 4 बातें, तब आपको ये 4 चीजें आ जाएंगी। तो जो हमारी शरीर होता है, इस शरीर के अंदर अगर हमने सही प्रकार के बॉडी पोस्चर्स, जिसको आप समझ लो कि हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं आसन। आसन का भी मतलब है आप कुछ भी मत करो, सूर्य नमस्कार। मान लीजिए आप 51 सूर्य नमस्कार रोज करते हैं, आपका काम खत्म। और आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर आप चाहें तो रिदम में 6 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप 51 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार के जो 12 बॉडी के जो पोस्चर होते हैं, वो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी के 64 पॉइंट्स को ओपन कर देते हैं। सीधा सीधा एक ही चीज है, बॉडी पोस्चर्स यानी कि सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। फिर उसके बाद हम अपने इमोशंस यानी कि अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो हमारी सांसों से कनेक्ट होता है, और जो हमारी सांसें हैं उसको कहते हैं माइंडफुल ब्रीथिंग। तो अगर आप 4 या 5 प्रकार के जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं, जिनका नाम प्राणायाम होता है, चाहे कपालभाति हो या भस्त्रिका हो या कुछ भी हो, जब आप उनका अभ्यास करेंगे तो आप अपने इमोशंस पे काबू पा सकते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो ना, तो कपालभाति कर लो 10 मिनट। जब आप उसको करने लग जाएंगे तो आप पाएंगे आपका गुस्सा, क्योंकि आपके इमोशंस काबू में आ गए। और तीसरे हैं आपका माइंड, दैट इज कॉल्ड योर थॉट। अपने माइंड पे काम करेंगे तो आपके विचार शांत हो जाएंगे, और ये मेडिटेशन होती है। तो जब ये तीनों चीजें आप सीखेंगे तो एक रिदम में साइंटिफिक तरीके से सीखना होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त आंखें जब हमारी बंद रहती हैं, और जब हम जहाँ पर आज्ञा चक्र होता है वहां देखते हैं, तो फिर होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले तो कुछ दिखेगा ही नहीं, अंधकार ही अंधकार रहेगा। परंतु ये कब रहेगा? जब आप सीधे ध्यान में बैठ जाएंगे, ना तो प्राणायाम करेंगे ना बॉडी पोस्चर्स करेंगे, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, विचार चलते रहेंगे और कुछ समय के बाद आप बोर होकर चले जाएंगे। परंतु अगर आप एक वैज्ञानिक तरीके से चीजों को समझेंगे तो फिर लगभग 10-15 दिन के बाद जो हमारा रंग है 5 तत्वों का, वो बदलना शुरू हो जाएगा। और माथे पर एक होल होता है बिंदी लगाने की जगह, वहाँ पर एक काले रंग का बिंदी बनेगा। इसके बाद इसमें प्रकाश आना शुरू हो जाता है।
बहुत सारी चीजें होती हैं और 40वें दिन आप इतना गहरा ध्यान लगा सकते हैं तो अद्भुत होता है। तो इसी फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारे ब्रेन से जब हम सांस लेते हैं, जो सांस लेने का तरीका क्या है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि संसार में केवल 85% लोग ऐसे हैं जिनको सांस लेना नहीं आता। सांस ले रहे हैं, बस नाक बना दी है इसलिए सांस ले रहे हैं, परंतु सांस क्या होती है, उसको कैसे लेना चाहिए, अगर आपने ये सीख लिया तो टेंशन डिप्रेशन तो वैसे ही चला जाएगा आपका। तो सांस लेने के तरीके को अंडरस्टैंड कीजिए। 15% लोग ठीक सांस लेते हैं, बाकी नहीं, क्योंकि चेस्ट ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा डायफ्राम ब्रीथिंग करनी चाहिए। छाती से सांस लेने से तनाव ज्यादा रहता है, थकावट ज्यादा रहती है, काम करने में मन नहीं लगता और बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। डायफ्राम ब्रीथिंग करेंगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी, तो इसको भी आप समझ लीजिए। डायफ्राम हमारे नीचे होते हैं। एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के लिए हमें अपने डायफ्राम पे फोकस करना होता है। कैसे, डायफ्राम क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारा हार्ट चलता रहता है अपने आप, ब्रेन चलता रहता है, ऐसे डायफ्राम भी मूव करता रहता है खुद ही, पर इस पे फोकस करने से ये ज्यादा अच्छे से कार्य करता है। तो डायफ्राम कैसे दिखता है ये एक छोटे से वीडियो से बता देता हूँ, देखिए कैसे होता है। ये गुब्बारे को मान लीजिए आपके लंग्स हैं, ये सफेद रंग का पाइप मान लीजिए एक सांस की नली है। तो अब ये जो मैंने किया, ये सांस की नली हो गई, ये गुब्बारा हमारा लंग्स हो गया, और ये जो बॉटल है इसको मान लीजिए हमारी रिब्स हैं, छाती की पसलियां। ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसके नीचे ये जो दूसरा गुब्बारा है ये है डायफ्राम। इस डायफ्राम को मैंने क्या किया, सबसे नीचे लगा दिया। अब जब ये डायफ्राम ऊपर और नीचे होगा, अपने आप ही आपके लंग्स के अंदर सांस आएगी और जाएगी, तो आप देखेंगे डायफ्राम रुक जाएगा तो आपके लंग्स भी रुक जाएंगे। इस तरीके से फूलता और पिचकता रहता है। तो फोकस हमें कहाँ करना होता है, डायफ्राम पे। डायफ्राम बहुत जरूरी है। अब देखिए, शायद थोड़ा नाटकीय लगे, लेकिन ये सच है कि गाना तो हमारे एक सबसे जरूरी प्रोसेस का साइड इफेक्ट है। हमारे मुंह से हवा के बाहर निकलने की असली वजह है हमारा सांस लेना। अगर हम कुछ पल के लिए भी सांस रोक लें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर बार सांस लेते वक्त हमारी नाक और मुंह थोड़ी सी हवा खींच लेते हैं। ऐसा दिन में तकरीबन 20,000 बार होता है। हम इसके सफर को देख सकते हैं। वॉइस बॉक्स के बाद गले के नीचे और फिर हवा की नली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जैसे जैसे ये फेफड़ों के पास पहुंचती है, हवा के पास दो रास्ते हो जाते हैं, दाएं या बाएं, लेकिन दोनों फेफड़े उसे एक ही जगह पहुंचाते हैं। फेफड़ों की हवा की नली टुकड़ों में बढ़कर हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो हवा के अंदर मौजूद गंदे रसायनों, धूल और धुएं को तब तक छानती जाती है जब तक कि अंत में वो इस पाउच जैसी बॉल में नहीं आ जाती, जिसे एल्वियोलस कहते हैं। ऐसी 30 करोड़ से ज्यादा एल्वियोलाइज हर फेफड़े में मौजूद हैं। इन दोनों की जगह को मिलाएं तो ये किसी टेनिस कोर्ट के तकरीबन 1/3 हिस्से के बराबर हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस एक सेल जितनी मोटी दीवारों के जरिए फेफड़ों से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो तेजी से बह रही रक्त धाराओं को पार करते हुए पूरे शरीर में घूमते हैं, जहां वो हमारे खरबों सेल्स को जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं, ये मानते हुए कि हवा इस जगह तक पहुंच गई है। ये नीला रंग दर्शा रहा है कि किस तरह एक स्वस्थ फेफड़े ने ऑक्सीजन को रक्त धारा में मिला दिया है। किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के फेफड़े इतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को खाली नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है सांस छोड़ने की। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सांस का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलने का उल्टा सफर शुरू करती है। दूसरा इनहेलेशन और हमारी सांस लेने का साधन हमें कभी बढ़िया तो कभी घटिया नतीजों वाला एक और तोहफा देता है। हर सांस के साथ हमारी नाक 10,000 किस्म की गंध को पहचान सकती है। इनमें कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। वो हमें शांत करती हैं, सतर्क करती हैं और हमारे मुंह में पानी भी ला सकती हैं।
लेकिन किसी भी महक की असली चीज, चाहे वो समुद्र के किनारे बिताया हुआ दिन हो या फिर ताजा पकी हुई ब्रेड, ये सब केमिस्ट्री की चीज है। आइसोब्यूटाइल एसीटेट, वेनिलिक एसिड और 300 अलग किस्म के रसायन एक साथ मिलकर चॉकलेट की जानी पहचानी गंध बनाते हैं। गुलाब का दूसरा नाम शायद फिनाइल इथाइल अल्कोहल हो सकता है। और जब मछली बासी हो जाती है तो उसमें ट्राइमेथिलेनामीन की वजह से बदबू आती है, जो उसके अंदर पलने वाले बैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट है। अब मैं आपको समझाना ये चाहता था कि हम सांस तो हमेशा लेते रहते हैं, परंतु जब हम माइंडफुल ब्रीथिंग करते हैं यानी कि प्राणायाम करते हैं, तब हम उस प्राणायाम की बदौलत अपने जो शरीर के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन का लेवल होता है, उस ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने के बाद क्या होगा, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो घट जाएगी। इसलिए जब भी कभी मनुष्य को तनाव आता है या किसी को गुस्सा आ जाए तो वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना छोड़ना शुरू कर दे 30 सेकंड तक एकांत में बैठकर। तो आप देखेंगे आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी क्वालिटी ऑफ ब्रेथ पे फोकस करना है। जैसे ही आपकी ब्रेथ की क्वालिटी बदलेगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बदल जाएगा और उसका बदलने से आप सीधे सीधे तनाव से बाहर आ जाएंगे। तनाव में रहने वाले मनुष्य, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहने वाले मनुष्यों की पहचान उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन बिल्कुल कम होती है। इसकी वजह से वो ज्यादा तनाव में रहते हैं। लंबी गहरी सांस लेने से आपका CO2 जो होता है वो घट जाएगा और O2 बढ़ जाएगा। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी 6000 सीसी पर ब्रेथ होती है, पर लेते कितने हैं? 6000 सीसी पर ब्रेथ है, लेंगे 300 400, क्योंकि शैलो ब्रेथ करते रहते हैं। नॉर्मल ब्रेथ रेट जो होता है स्वस्थ आदमी का, वो 12 से 18 ब्रेथ पर मिनट होता है। BPM का मतलब ब्रेथ पर मिनट। परंतु हम देखेंगे हमारी सांस किसी की 20 पे चल रही है, किसी की 22 पे। तनाव में तो ये बढ़ के 25 पे भी पहुंच जाती है। तो जब आप देखेंगे जल्दी जल्दी डॉग की तरह जो लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये उनका नॉर्मल चल रहा है, तो बीमारी की निशानी होती है। एक योगी की सांस 1 मिनट में 4 और 6 चलती हैं। एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की सांस जितनी धीरे चलेगी और लंबी चलेगी, उसको किसी भी वायरस का अटैक नहीं होता और उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो सांस को लेने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट होता है 1/2, यानी कि अगर 5 सेकंड तक इनहेल कर रहे हो तो 10 सेकंड में एक्सहेल करना है। एक्सहेल धीरे धीरे करना चाहिए और इनहेल जल्दी करना चाहिए। आजकल लोग तनाव की वजह से उसका उल्टा करते हैं, झटके में सांस छोड़ देते हैं और लेते वक्त टाइम लगाते हैं। फास्ट ब्रीथिंग जो होती है, फोर्सफुल, जैसे कपालभाति, ये सारी चीजें हो गई, उसके अंदर 100 ब्रेथ पर मिनट तक चली जाती है। इसीलिए अगर आप महर्षि पतंजलि को देखेंगे, उनके योग को देखेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें पूरा विज्ञान भरा हुआ है। कहीं पर भी ईश्वर और उसकी बातें नहीं है, केवल आपको स्वस्थ रहने की कला सिखाई गई है। इस वक्त पूरा कोरोना काल में टाइम है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। शैलो ब्रेथ नहीं करनी चाहिए। अब मैंने आपको बेनिफिट पहले से ही बता दिए हैं, बहुत सारे होते हैं। क्योंकि ये योगा की क्लास नहीं है तो इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। थोड़े से जानने से ही आप आगे समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मैं आपको एक दूसरी परेशानी बता देता हूँ। जिस इंसान का के फैक्टर इम्बैलेंस हो जाता है, वो मनुष्य भी भारी तनाव में आ जाता है और टेंशन डिप्रेशन से कॉप अप नहीं कर सकता, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो या प्रिंसिपल हो। हमारे शरीर में जब भी अगर आप देखेंगे, पोटेशियम और सोडियम का एक अनुपात होता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम बढ़ जाए तो पोटेशियम घट जाता है। पोटेशियम के घटने का मतलब ही टेंशन डिप्रेशन है। पोटेशियम के घटने का मतलब यह तनाव में रहने पर तनाव से निकल नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे सोडियम की डोज कम लेनी है और पोटेशियम बढ़ाना होगा। तो ये बढ़ाना घटाना कैसे होता है, जाने और अनजाने में, ये एक सीखने की बात है जो आप उस पर गौर फरमाइए। आप ये जितने भी फूड देख रहे हैं, चाहे वो चिप्स हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, कुछ पकोड़े हो, आप पाएंगे इन सब के अंदर सोडियम है। इससे ये साबित होता है कि हमारा ब्रेन जंक फूड को इतना पसंद नहीं करता जितना उसके अंदर सोडियम कंटेंट को पसंद करेगा। यानी कि फीका बर्गर खा के दिखाइए, ऐसे चिप्स खा के दिखाइए जिसमें नमक नहीं है,
ऐसे पकोड़े खाइए जिसमें नमक नहीं है, आप खा ही नहीं पाएंगे, फीके फीके लगेंगे आपको बुरे बुरे से। तो हमारा ब्रेन क्या है, नमक को खाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड शो होता है। अब आप ईश्वर को देखें, ईश्वर जो भोजन बनाएगा और मनुष्य जो भोजन बनाएगा उसमें नमक का अनुपात क्या है। आप पाएंगे कि जो गॉड मेड फूड है उसके अंदर टमाटर, कुकम्बर, एप्पल, ये सब चीजों में सोडियम बहुत कम होता है पर 100 ग्राम, और जब मनुष्य बनाएगा इतना डालता है कि जितनी आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम ज्यादातर बीमारी वाली हालत में रहते हैं। ईश्वर ने हमें इतना स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, शानदार डेजिग्नेशन है, पर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, ना ब्रेन का, ना ही अपनी माइंड को ध्यान में रख सकते। एक और चीज है समझने की, बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, सेल में न्यूक्लियस, फिर डीएनए, आरएनए, फिर वो प्यूरिन में जो ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो यूरिक एसिड में फाइनली कन्वर्ट होता है। शॉर्ट में जो भी भोजन खाएंगे अंत में वो उसका कुछ अंश यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट बच जाता है, यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है, जिसको मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये यूरिक एसिड हमारे शरीर का सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है और ये पदार्थ सतत हमारा शरीर निकालता रहता है। यूरिक एसिड वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील, और ये ठंडे पानी में नहीं घुलता, गुनगुने में घुलता है। और हमारे शरीर में यूरिक एसिड सबसे ज्यादा तब होता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद का नियम है, सुबह उठते ही साथ जो मनुष्य 1 लीटर गुनगुना पानी पीता है उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और उसका यूरिक एसिड मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट पानी में घुलने लग जाएगा और थ्रू यूरिन बाहर हो जाएगा, जिससे बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है। पीएच लेवल बैलेंस होगा, अल्कलाइन मोड पे बॉडी आ जाएगी, तो क्या होगा, आप तनाव में नहीं रहोगे, आपको गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा, आप शांत ज्यादा रहोगे। सुबह ज्यादा पानी पीने से ये फायदा मिलता है। उसके बाद की कुछ चीजें हैं, फिर आपको पोटेशियम खाना चाहिए। 12 बजे तक जो मनुष्य ज्यादा फलों का सेवन करता है वो भी तनाव से बचा रहता है। इसीलिए जब हम व्रत रखते हैं तो व्रत में फलों को शामिल कर देते हैं। आपके फल खाने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, ना शिव जी प्रसन्न होंगे, ना शेरा वाली, परंतु जो व्रत रखा है उसको फलों से इसलिए जोड़ दिया ताकि बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए। और आप गौर फरमाएंगे तो आप उस दिन नमक भी नहीं खाते हो क्योंकि व्रत ना टूट जाए। तो व्रत नहीं है, व्रत को कनेक्ट कर दिया गया है, सोडियम खत्म, पोटेशियम हाई। तो जो आधा दिन व्रत रखते हैं यानी कि आधा दिन फल खाते हैं, ऐसे इंसान बहुत अच्छी मानसिक स्थिति में रहते हैं। जो फल खाना जिन्होंने छोड़ दिया, खाते ही नहीं है, उनको ज्यादा तनाव और गुस्सा आता है। फिर कुछ भोजन होते हैं जैसे चुकंदर और पालक का नियमित सेवन हर टीचर को करना चाहिए या उस इंसान को जो मानसिक श्रम बहुत करता है, क्योंकि मानसिक श्रम करने वालों के लिए जितने मिनरल्स हैं वो सब इसमें मिलते हैं। केला खाना चाहिए शहद में मिलाकर, और पोटेशियम वाली चीजें खानी चाहिए। ये सब, इन सब चीजों को खाने से आपका मानसिक संतुलन, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब खत्म होगा और मानसिक यानी कि मेंटल बैलेंस अच्छा रहेगा। भोजन करते समय भी पहले सलाद खाइए और फिर बाद में आपको जो भी भोजन है वो कर लेना चाहिए। और मानसिक श्रम करने वाले जितने भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनको 1.5 घंटे के बाद हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो शारीरिक हो, यानी कि पसीना आए, सांस फूले, सांस गहरी लंबी ज्यादा लें। जब आप इसको कर पाएंगे तो आई एम श्योर आप बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपको बोलकर बताना चाहता था। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सवालों के जवाब भी दूं, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊं, आपके जो वर्तमान सवाल हैं उनका आपको सही सही चीजें बताऊं। तो अभी अब बिल्कुल सीधा सामने हो तो एक और बताना जो बात है ये आपके और भी ज्यादा काम की है। तो कुछ लोग जो भी मुझे धन्यवाद, और जो जिनका कार्य करते समय भी कहीं और ध्यान था वो अब जुट जाए। ये बात मैं आपको पहली बार बताने जा रहा हूं और इस बात को सुनने के बाद आपके सुनिए व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। देखिए, परिवार में एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है, मेल और फीमेल होते हैं दोनों। तो जो मेल होता है उसका जो ब्रेन है और जो फीमेल होती है उसके ब्रेन में मूलतः क्या फर्क है, उस फर्क से कभी भी इस संसार की कोई भी महिला
किसी भी पुरुष का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो उसके बराबर नहीं हो सकती कभी भी। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वो उसके बराबर आ जाए, ना आई ना आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती है। इसकी वजह ये है कि जो महिला होती है, जो फीमेल ब्रेन होती है, उसके ब्रेन के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो पुरुष के ब्रेन से 37 गुना तक ज्यादा ताकतवर होते हैं, 18% से 37% तक। मतलब वो इतने पावरफुल होते हैं कि अगर मर ले तो पता नहीं कहां से कहां हो जाए। तो इसलिए जो पुरुष का ब्रेन अगर कंपैरिजन किसी महिला के ब्रेन से किया जाए, तो पुरुष का ब्रेन उस महिला के ब्रेन के नाखून के बराबर भी बड़ा नहीं है, पांव के नाखून के बराबर भी। तो कहां से बराबरी कर लेगी? वो बराबरी हो करती है तो वो तो उसकी महानता है, करुणा हो सकती है, उसकी दया हो सकती है, बट ऐसा आज तक हुआ नहीं। पुरुष का ब्रेन महिला के ज्यादा, हाँ वो शारीरिक रूप से ताकत हो सकता है, एक बड़ा सा पत्थर उठा लेगा, बता देगा मेरे डोले बड़े बड़े हैं, मेरा शरीर ताकतवर है, पहलवान तो हो जाएगा, पर बहुत सारी चीजों में वो आज भी महिला से पिछड़ा हुआ है। इसको साइंस ने अंडरस्टैंड किया, समझा, तो हम हैरान हो गए कि ये ऐसे कैसे है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन को जब देखेंगे, लेफ्ट राइट ब्रेन है, फिर इसके अंदर ये लिम्बिक सिस्टम है, ये लगभग 25 गुना ज्यादा ताकतवर होता है और ये इमोशंस का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो जो महिला जो कार्य करती है वो अद्भुत है। तो अब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी को समझने का प्रयास करें। तो ये जो पुरुष का ब्रेन होता है, इसमें छोटे छोटे जैसे समझ लो एक खाने बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, हर जगह पर एक बॉक्स बना हुआ है। पुरुष क्या करता है, जब भी कोई काम करेगा तो जिस चीज से रिलेटेड वो काम है वो उस बॉक्स में घुस जाएगा, तो वो एक बार में एक ही काम कर लेता है। और अगर उस कार्य को करते हुए किसी पुरुष को छेड़ दिया जाए तो उसको गुस्सा आ जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो दूसरा काम दूसरे बॉक्स में जाएगा, तब वो दूसरा काम शुरू करेगा। पुरुष का एक फेवरेट बॉक्स होता है इस पूरे ब्रेन में, उस बॉक्स का नाम होता है नथिंग बॉक्स। नथिंग का मतलब है वो उस बॉक्स में उसको घुस के रहना बहुत पसंद है। तो अगर किसी पुरुष को अगर चुपचाप बैठा हो, अगर आप पूछेंगे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो वो एक ही जवाब देगा, नथिंग, कुछ नहीं। तो महिलाओं को ये नथिंग वर्ड कभी भी समझ ही नहीं आया कि ये क्या मतलब इसके दिमाग में चल रहा है। इससे अगर कुछ पूछ लें तो ये बताता ही नहीं है हो क्या रहा है इसको लेकर। तो महिला उसको देख देख कर तनाव में आ जाती है। ये मैं बता रहा हूँ घर पे हालत क्या होती है। अब जो महिलाएं होती हैं उनका ब्रेन क्या है, वायरिंग होती है सारी, होल ब्रेन यूज करती हैं। वायरिंग का मतलब है वो प्रेजेंट में बात करती करती फ्यूचर में भी जाने की ताकत रखती हैं, पास्ट में भी चली जाएंगी, आपके विद्यालय की बात करते करते वो कोरोना पे भी आ जाएंगी, सोना क्या भाव है उस पर भी चली जाएंगी, गेहूं के रेट पे भी आ जाएंगी। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो वो ना कर पाए, ये उनके ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब मेन डिफरेंस क्या है समझने का, जब भी पुरुष तनाव में होता है, तकलीफ में होता है, दुख में होता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को मानसिक रूप से सुलझाने का प्रयास करता है, चुप रहकर। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बट बोलेगा नहीं, कम बोलेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। महिलाएं जब अपना तनाव दूर करती हैं तो वो बतलाकर, बोलकर अपने तनाव को कम करती हैं। When they speak, they will reduce their stress. तो इसलिए जब कोई महिला घर में गुस्से में हो, चिल्ला रही हो और ज्यादा बोल रही हो, तो वो एक्चुअली अपने तनाव को कम कर रही है, उसको आपसे कोई समाधान नहीं चाहिए। पुरुष को क्या लगता है कि शायद इसकी कोई प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व करवाना चाहती है। अगर आप उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे तो और महायुद्ध छिड़ जाएगा। तो वो बोल रही है, शांति से उसको सुनो, जब तक वो बोले उस पर ध्यान दो, उसको लगना चाहिए कि आप उसको सुन रहे हैं, तो वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगी और लड़ाई नहीं बढ़ेगी। जब भी महिला बोलना ही शुरू करती है और आप उसको चुप करवा देते हैं तो उसका तनाव 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि महिला के पास उसके ब्रेन के अंदर एक ही चीज है, उसका जो यहाँ पर जो लैंग्वेज वाला पार्ट है जो लिम्बिक सिस्टम से अटैच है, शी विल स्पीक देन शी विल एबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस। इसीलिए महिलाओं के समूह होते हैं, वो किटी पार्टी करती हैं, महिला संगीत करती हैं। 4 औरतें बैठकर जब बात कर रही होती हैं तो वो बातूनी नहीं होती, वो अपने तनाव को दूर करती हैं। जब कोई महिला किसी की बुराई करती है तो वो बोलकर उस व्यक्ति के प्रति अपनी खटास को कम करती है, अपने डिप्रेशन को कम करती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो मानसिक संतुलन खो देगी। तो उनके बुराई करने को लेकर आप उनका मजाक ना
उड़ाएं, आप समझने की कोशिश करें कि मनोविज्ञान होता है हर महिला का और हर पुरुष का। पुरुष क्या करता है, जब अपना तनाव दूर करेगा तो शांत रहेगा, अगर महिला उस वक्त उसको छेड़ने आ जाएगी तो वो तकलीफ में आ जाता है। तो महिलाओं को कभी भी अनवांटेड एडवाइस पुरुषों को नहीं देनी चाहिए, हमेशा जब वो मांगे तब एडवाइस देनी चाहिए। बगैर मांगी सलाह अगर आप कभी किसी पुरुष को दे देंगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, भड़क जाएगा बहुत बुरी तरह, और घर में कहेगा तुझसे क्या मैंने एडवाइस मांगी थी। तो सलाह जब मांगे तब देना चाहिए, दोनों में मूलभूत फर्क है जो हमें समझ लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस बात से आपसी झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। पुरुष और महिलाओं में मैं ये पर्सनली मानता हूँ, भले ही पुरुष हूँ, कि महिलाओं के ब्रेन का कोई मुकाबला ना था, ना है, ना होगा। ये बात मुझे बतानी थी। अब आपका कोई सवाल है पूछ सकते हैं। कृष्णकांत जी से निवेदन करूंगा, जो सवाल करना चाहें उस व्यक्ति का माइक ऑन कर सकते हैं ताकि मैं उनकी आवाज को सुन पाऊं और उनकी जो भी पूछना चाहते हैं आई कैन हेल्प। हाँ कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? कृष्णकांत जी सुन रहा हूँ भाई साहब, सुन रहा हूँ। हाँ, मेरा एक प्रश्न था, अभी थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बताया था जी ब्रीदिंग के बारे में। सांस जी जो है जी 85% लोग जी ठीक से नहीं लेते हैं, 15% लेते हैं। वो थोड़ा सा टॉपिक क्लियर करना था। अभी मैं कहूँ डॉक्टर साहब से फिर? हाँ हाँ मैं आवाज सुन रहा हूँ, मैं आवाज अच्छा, सुन सुन लिया होगा, सुन लिया होगा। जी देखिए बहुत ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति को 3 बातों का ध्यान रखना है। शॉर्ट में जो मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा इस उम्र में जानकारी इकट्ठी करने की बजाय, क्योंकि रिसर्च करने के बाद मैंने आपको एक ही चीज बता दी, महिला हो या पुरुष हो, नियमित रूप से इस कोरोना काल में और उसके बाद भी सूर्य नमस्कार करने की आदत अपना लें। 2 से शुरू करें, 4 से शुरू करें, 1 से करें। और सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो योगाचार्य सिखा देगा कैसे लेनी, कैसे छोड़ें। दूसरी बात, जो हमारी ब्रेथ होती है वो जब हम डायाफ्राम से लेते हैं तो वो फेस टू फेस बैठकर सीखने की होती है। ये भी एक अच्छा योगाचार्य आपको सिखा सकता है। जब जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आपकी भावनाएं उतनी ज्यादा शांत रहेंगी और उतने ही आपका जो क्रोध है, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो शांत हो जाएगा। 24 घंटे में 15 मिनट आप इस कार्य को जरूर करें, क्योंकि आपको सालों में उम्र नहीं मिली है, सांसों में मिली है। 50 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, इसकी बजाय आपको कितने हजार सांस मिली है, उससे आपकी लाइफ डिसाइड हुई। बताना मेरा फर्ज था। आप जिंदगी का रखवाले आप खुद हैं, क्योंकि प्रकृति कमजोर इंसान को पसंद नहीं करती है। जब सर्दियां आती हैं तो बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और पहलवान उन्हीं सर्दियों में अपनी ताकत बढ़ाते हैं। प्रकृति में भी देखेंगे, जो बकरी होती है ना, वो भी काली माँ की भेंट चढ़ा दी जाती है और उसी को मुल्ला जी अपनी थाली में सजा लेते हैं। शेर की बलि कोई नहीं देता, कमजोर की बलि हर जगह चढ़ जाती है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना के रखिए, ये सबसे जरूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फिर लोग आप पे हावी हो सकते हैं। अगर लोग आप पर हावी हो जाएंगे तो फिर आप कैसे जिएंगे, एक बड़ा सवाल। तो ये कोई ज्ञान नहीं है कि मैंने दे दिया है, क्योंकि आप तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। मेरे को इतनी, जब मैं प्रैक्टिकली लाइफ आज मेरी भी उम्र 50 साल है, मैं 50 का हो गया हूँ आज। तो 50 साल का होने के बावजूद भी मेरे अंदर वैसी ताकत है जैसी एक 22-23 साल के लड़के में होती है, क्योंकि मैं अपने और अपने शरीर की कीमत व्यक्ति समझ में आती है जब उसका शरीर बिस्तर पर लग जाता है। ऐसे नहीं आएगी, जब तक कुर्सी पे बैठा है तो बढ़िया है, और जहां बिस्तर पर लग गया उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉडी। रोग जी जी शशांक जी, नमस्कार बोलिए सर। मेरा प्रश्न, किसी भी चीज का कोई विकल्प नहीं होता है, अपने आप में यूनिक है। बच्चे जो प्रातःकाल बाद से पहले किसी भी प्रकार से फल नहीं में पाते हैं, तो उसका कोई विकल्प हो सकता है? देखिए, फल
का तो कोई विकल्प नहीं है, फल का विकल्प फल है। आप देखें कि फल का मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको आपने 250 किलो वाले सेब खिलाने हैं, आप उसको 20 रुपए दर्जन वाले केले भी खिला सकते हैं। एक केला भी अगर वो मिल जाए उसको सुबेरे तो भी उसका हो गया पूरा काम। केले के अंदर जो होता है, उस फल के अंदर, एक ही केले के अंदर जो उसको दिन भर के लिए चाहिए वो सब मिल जाएगा। तो क्या मनुष्य इतना गया गुजरा है कि 20 रुपए दर्जन के केले लेकर 2 रुपए का केला ना खा पाए? और केला तो सब जगह मिलता है। नहीं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा भी है। आप सतीश जी भाई साहब हैं सर, जन शिक्षा जी समिति के जी जी साहब। जी एक निवेदन ये करना है कि किशोरावस्था में किसी छोटी सी बात विशेष पर और बालक इस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा भाई साहब इसलिए होता है कि जो सुसाइड होती है, जब व्यक्ति के सारे उसको ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसके दिमाग के अंदर एक भारी परिवर्तन आता है हार्मोन्स का। उसके हार्मोन्स जो होते हैं, किडनी से जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम सुसाइड के जब कॉज हमने देखे तो हमने पाया कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर मात्र 1.5% होता है। बाकी का सारा प्रेशर उसके परिवार का, उसकी बाकी की चीजों का होता है। स्टडी को लेकर बच्चा कभी भी प्रेशर में नहीं रहता। तो बच्चा कभी भी फेल होने से नहीं डरता है, बच्चा डरता है फेल होने के बाद जो उसकी इंसल्ट होगी, जो बेइज्जती होगी उससे। अगर बेइज्जती उसका अपना करेगा खुद का, तो उसको ज्यादा डर लगेगा और वो उस डर का सामना करना नहीं चाहता, तो उसको लगता है शॉर्ट तरीका अपना लिया जाए। ऐसे माता पिता या अध्यापक जो उसको समझ न जाए, केवल उस पर पढ़ाई ही थोपेंगे और उसकी लाइफ को बैलेंस नहीं करें, ऐसे बच्चे मानसिक तनाव का शिकार ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर आप हमारे ब्रेन के दोनों हिस्सों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पढ़ाई करने के लिए लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, और पढ़ाई के अलावा भी जो बहुत सारे खेल कूद या इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो राइट ब्रेन चलता है। देखेंगे उसने कोई पीएचडी नहीं की है, बड़े महान लोगों को देखेंगे कोई ज्यादा, तो पढ़ना आवश्यक है, जरूरी है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो अगर आप बच्चे को 4 घंटे लगातार बिठाकर पढ़ाएंगे, जबरदस्ती उठने नहीं देंगे, तो वो धीरे 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 मानसिक तनाव में चला जाता है। इसीलिए पूरे संसार के जितने भी स्कूल होते हैं उनका जो वो होता है पीरियड, वो 40-45 मिनट्स का होता है। 40 मिनट पढ़ाया, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 40-45 मिनट पढ़ाया, ये रिलैक्स करने के लिए होता है। तो बच्चों के तनाव को बचाने के लिए माता पिता की ट्रेनिंग होना अति आवश्यक होता है, फिर वो बच्चे कभी भी ऐसे काम नहीं करते। कोटा में भी हमने यही प्रयास किया था, माँ बाप को ट्रेनिंग दी तो बच्चे ठीक हो गए। साहब नमस्कार, मैं श्याम पांडे वृंदावन से। जी बताइए डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है पांडे जी, आ रही है। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ फिर दूसरे जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, समाधान क्या हो सकता है, एडवाइस क्या हो सकता है जो उनको ये कहें कि सब इससे कैसे बचा पाए बच्चों को करना है उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए? अब आप ये समझें भाई साहब कि बच्चे का जो फोन है ना वो एक स्कूल बैग है। तो स्कूल बैग के होती थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो भी चेक होता था लगातार, कोई फालतू की चीज तो नहीं ले आया। हालांकि बच्चे फिर भी स्कूल बैग में छुपाकर बहुत सारी चीज ले आते थे लगातार, फिर भी बैग घर पे और स्कूल में चेक करते थे। ऐसे ही ये जो बच्चों का मोबाइल है, धीरे 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 भविष्य में ये एक पढ़ाई होगा। तो अभी वर्तमान में तो है कि लगातार मोबाइल खोलता रहना चाहिए, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। मोबाइल के अंदर एक्टिविटीज आ रही हैं वो हिस्ट्री में आ जाती हैं। इस बुजुर्गों का, बड़ों का, माता पिता का उतना ही इस एजुकेशन को जितना बच्चों के पास है। विषय में ऐसा सोचता
हूँ कि हमारे डिवाइस ये टैबलेट या मोबाइल, इसमें स्कूल सिलेबस के अलावा आज के टैबलेट के मौसम आप अपना सिलेबस दीजिए, उसमें ना कोई फेसबुक चलेगा ना वो चलेगा, ऑनलाइन भी होगा, तो उसमें पढ़ाई के अलावा बच्चा कुछ कर रही हर तरह से लॉक हो रहा है। तो अगर बड़े बड़े स्कूल चलते हैं उनको टेक्नोलॉजी का ये काम कर लेंगे, बहुत आसान है तो करना। नहीं कर पाए। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? हाँ नमस्कार। नमस्कार भाई सर। हाँ डॉक्टर साहब सर है, आज के समय में जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों के साथ, ऑनलाइन पढ़ाई को कितने घंटे तक बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके दिमाग पर जो दबाव है उससे छुटकारा, ऑनलाइन शिक्षण को इसी प्रकार से हैंडल करके हमारे साथ जोड़ा रहे, वो कौन सा तरीका है हम उनको आगे बताएं। सबसे पहले तो ये है, जब भी कोई ऑन करेगा 1.5 घंटे बाद उस बच्चे को अपनी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अंगूठों को मान ले, फोकस करके दाएं बाएं एक्सरसाइज नहीं की, कुछ महीनों के बाद ही उसके ब्रेन में भारी तनाव पैदा होने की गुंजाइश है। ऑनलाइन का कोई साधन भी है, आंख भी है, और जल्दी आंख भी है और कान। तो दूसरा, विटामिन B12 की दिमाग नहीं रहनी चाहिए। बच्चे ऑनलाइन जाएंगे तो भोजन में सब्जियां ज्यादा होना चाहिए। ये सब अगर वो किया तो वो ऑनलाइन एजुकेशन तरीके से कर पाए। जी जी नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर। मैं कुछ आपसे पहले तो नमस्कार। वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल कुछ बच्चे होती है क्लास में कोई भी चीज कही जाती है तो उसको फटी दिया जाए, कोई इरिटेट हो जाते हैं। घर में टीचर में आते हैं और आकर के चीजें इसमें थोप देते हैं, समझाई जाती क्वेश्चन में कहते हैं कि आप हमारे बच्चे रूप से बीएड करनी है, बगैर बीएड करे हम नहीं पाते, और बीएड करने के लिए करनी है, परंतु दिखती हैं उनकी अपनी समय सीमा है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल पढ़ना पड़ता है, 7 साल पढ़ना, बनने के लिए 4 साल। पर जब नहीं बनता है और उसके बाद उसके घर में बच्चे आते हैं तो माँ बाप बनने के लिए वो कोई भी पढ़ाई नहीं करता, अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करता है जैसी उसकी है। उसको लगता है जो परवरिश हुई थी वही परवरिश उसकी। तो ऐसे जो माता पिता हैं जो वह साथ नहीं चलना चाहते, तख्ती से आज हम स्मार्टफोन पर आ गए, परंतु माता पिता को हमने ठीक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए किसी भी विद्यालय ने कोई अच्छा ठोस कार्यक्रम नहीं। सारा लोड या तो अध्यापकों पर है या बच्चों पर, तो ही इसको शेयर है। तो ऐसे में मैं सीधा बोलूंगा, माता पिता निठल्ले घूमते रहते हैं। वो ना तो चाइल्ड साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना चाहते। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जिसमें विकास के लिए लगातार सुचारू रूप से संभलना चाहिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने के बाद उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में जितनी भूमिका स्कूल और अध्यापक की होती है उससे ज्यादा बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। और माता पिता के लिए जो हम अगर कोई स्कूल चलाए लगातार, साल में 2 या 3 बार तो होने चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है उसमें 100% आएंगे, शुरू में 20% भी आते हैं, तो आपके स्कूल का 20% बच्चा तो ठीक हुआ ना।
फिर दोबारा फिर टूट आ गए, फिर हो गया, तो ये तो सतत रूप से आएगा। तो माँ बाप अगर और देखिए मेरा ये पर्सनली मानना है, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, शानदार, पर वो अनट्रेन्ड होते हैं उतनी एजुकेशन को लेकर, तो उन पर भी गुस्सा जो जस्टिफाइड नहीं मानता, तो सही नॉलेज और ज्ञान देना आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की है, उनको भी एक एक दिन की पढ़ाई करवाइए, एक दिन का अभिभावक स्कूल चलाइए ना, माँ बाप आके बच्चों की छुट्टी करवा दीजिए, बेंच पे माँ बाप को बिठाइए, अपने बच्चों की बैग लेकर उस तरीके से काम कर पाएंगे। अब उस दिन उनकी हाजिरी कितने एब्सेंट है, तो जब नया क्रिएटिविटी, नया तरीका अपनाएंगे, अभिभावक स्कूल चलाएंगे, तो मैं मानता हूँ काफी हद तक ये समस्या मैम ठीक हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब for appreciating. Thanks. डॉक्टर साहब मेरा है। हाँ डॉक्टर साहब मैं अजय शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी हेलो हाँ डॉक्टर, मेरा ये है कि जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें मैक्सिमम बच्चे, लेकिन क्लास लगभग 20 से 25 से बार काउंट किया जाता है, तो वो किस बहाना बना के कि नेटवर्क नहीं है या वो बता दे रहे हैं। क्या कोई ऐसा है कि वो कोई कॉल की जिसके माहौल जाए? समस्या सभी विद्यालयों की है कि जो हमारी उपस्थिति है उस तरीके का रुझान बच्चों में नहीं दे रहा है। अति बच्चे हैं वो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जिस बच्चे रह जा रहे हैं, तो इसके लिए उपाय हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आपको शुरू में चर्चा की, एक शिफ्ट से गुजर रहे हैं, और शिफ्ट जो हमने तैयारी नहीं की थी। जैसे मान के बच्चों का एजुकेट कर देते, तो शायद हमारे पास आज 50 या 70% विद्यार्थी जुड़ गए होते। तो अभी ये जो शिफ्ट का कार्य चल रहा है, ये सब तेजी से, पहला तो होता है कि ये जूम ट्रेनिंग सीखना, ऑनलाइन, फिर उस पे आना, और कई बार क्या माँ बाप एजुकेट नहीं होते, माँ बाप को नहीं पता कि किस तरह से कॉप अप करना है, तो ये परिवर्तन, ये रात में ही वो बच्चे सारे ठीक हो जाएं, ये संभव नहीं है। ये एजुकेशन प्रोग्राम से ही बच्चे, एक बार आपके स्कूल खुल जाएं महीने में 15 दिन में, तो मेरा ये आपसे निवेदन होगा कि अपनी ट्रेडिशनल पढ़ाई को 10 दिन बंद करो, टाइम ट्रेनिंग हर बच्चे को मिलनी चाहिए, और एक ऐसा कार्य वो यानी कि एक तरह वर्कशॉप माता पिता को लगानी चाहिए। भविष्य में हमें इस प्रकार की परिस्थितियों के लिए स्कूल ऑफलाइन दोनों चला करेंगे। कल को सरकार ने का 7 दिन फिर ऑनलाइन स्कूल चलेगा, तो आप ये काम करने, तो जब माता पिता और बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आज तो मैं ऐसा नहीं मानता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बड़े स्तर पर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है। मैं 2 बातें, अपनी परिवार के एक सदस्य हैं, इस नाते में 2 बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जो है वो क्रियान्वयन के लिए होता है। अब जितनी बातें जैसे बहुत सारे, जैसे दूर रहना, सुबह फल खाना, और गिफ्ट फैक्टर भी आया है, जो सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने शरीर को बल देना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, और आगे की जो शिक्षा है उसके लिए कैसे तैयार होना, कैसे अपने बच्चों को अपना गुरु मानना, ऐसी बहुत बातें आज आई हैं। वो एक तो हम लोगों के क्रियान्वयन में कैसे आ जाएं आज से ही, इसके ऊपर आपका कुछ अनुभव हो, एक तो ये। दूसरा ये कि हम ऑनलाइन तो क्लासेस तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन बच्चों से और पेरेंट्स से उतना टच नहीं है जितना परंपरागत विद्यालय लगते थे तो होता था।
तो हमारे बच्चों के द्वारा जो फीस दी जाने वाली थी वो भी इस समय ब्लॉक हो गई है, और कहीं मिल रही है तो 5%, 10% बच्चों की आ रही है। दोनों में सुझाव, क्योंकि आप हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, वरिष्ठ हैं, तो दोनों में आपका क्या सुझाव हो सकता है, मैं थोड़ा सा प्रकाशित कराना चाहूंगा। धन्यवाद। तो क्या मैं भाई साहब आपको अपना निजी विचार बताऊं जो मेरे पर्सनल हैं, या कैसे प्रोफेशनल एडवाइस दूं? आप निजी ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और प्रोफेशनल जरूरी हो, प्रोफेशनल भी बता दीजिए। जी 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 जी। मेरा मानना ये है भाई साहब कि अगर कोई मेरी थाली में से एक रोटी में से आधी मुझसे जबरदस्ती ले लेगा, तो एक तो मैं अपमानित महसूस करूंगा और मुझे बाकी नहीं आएगा। और मुझे पता है ये मेरी आधी रोटी छीनेगी, कुछ हो नहीं सकता क्योंकि समय ऐसा आ गया है। तो फिर मेरा बुद्धि विवेक क्या करेगा, इससे पहले मेरी आधी रोटी जाए, मैं आधी रोटी स्वतः ही निकाल के अलग रख दूंगा। इसको सहयोग कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ कार्य के लिए है। तो मैं ये मानता हूँ एक ऐसा विद्यालय जिसने बरसों तक सैलरी टाइम पे दी हो, सबका ध्यान रखा हो, सुख दुख में साथ रहा हो, अगर आज उस विद्यालय पर या मैनेजमेंट पर किसी तरह का प्रेशर है, और मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ धन को लेकर आपस में चीजें हैं, तो ये आपसी सहयोग से जो अध्यापक गण है वो समझते हुए, या जो वरिष्ठ हैं वो समझते हुए, किस प्रकार से अपनी आधी रोटी को छोड़ना चाहेंगे, ये उनको खुद निर्णय लेना होगा, अपने आप स्व विवेक से, अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए, और इस बात का ट्रस्ट और भरोसा रखते हुए कि जब फ्यूचर ठीक हो जाएगा, भविष्य वापस आ जाएगा पटरी पर, और हम एक नए तरीके की एजुकेशन में होंगे, तब हमारा उतना ही मान और सम्मान होगा। क्योंकि सही वक्त पर जब हम अपना त्याग और अपना बलिदान देते हैं तो हमेशा उसकी कद्र होती है, रिस्पेक्ट होती है, और वो याद रखा जाता है। पर जब हम स्वार्थ के वशीभूत होकर, आप तो इतना कमा रहे हो, मेरा तो इतना है, मेरा उसका इतना है, इन चीजों पर रहते हैं, तो ये नेवर एंडिंग डिबेट होती है, इनका कोई भी फल कभी भी निकलता, क्योंकि अध्यापक को बहुत इम्पोर्टेंट है। समाज, कई देशों में तो अध्यापक को मिनिस्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि मेरे कई मित्र अलग अलग देशों में होते हैं, फ्लोरिडा में हैं मेरे कई मित्र, वहां पर एम्बुलेंस के बाद अगर अध्यापक की गाड़ी जा रही है तो उसको रास्ता दिया जाता है। अगर अध्यापक की गाड़ी को आप रास्ता नहीं दोगे तो ये एक तरह का वहां पे असभ्यता मानी जाती है। तो हम जो इस विद्या भारती के जितने भी टीचर्स हैं, ये देखें कि ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, हम सब की, और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। ये तो एक बात समझने की हो गई। दूसरा, जो माता पिता हैं, उनको बुलाकर जब तक उनकी समस्या का निवारण ऐसे ही नहीं करवाएंगे जैसे आज ये विषय पूरा का पूरा रखवाया गया है अध्यापकों के लिए, प्रिंसिपल के लिए, तो एक ऐसा माता पिता के लिए भी जूम सेशन करवाया जा सकता है जिसमें केवल माता पिता ही हों, हर बच्चे के माता पिता हों। वो थोड़े बड़े स्केल पर आयोजन किया जा सकता है, तब भी उसमें एक्सपर्ट पैनल को बिठा दिया जाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की बात कोई नहीं समझता तो दूसरे की समझ लेगा, दूसरे की नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं तो, क्योंकि समझने के लिए तो सब तैयार होते हैं, पर सारे के सारे लोग सच मानना और समझना चाहते हैं। समस्या का समाधान 100% निकलेगा अगर वो सही तरीके से प्रस्तुत की जाएगी और उसको सुलझाने के लिए लोग पॉजिटिव रहेंगे। तो ये तो मेरा मानना है डॉक्टर साहब, बाकी आप जैसे कहें। क्रियान्वयन, एक प्रश्न है डॉक्टर और साहब। क्रियान्वयन के लिए बिल्कुल, इसके लिए मैं फिर से ब्रेन का सहारा लेना चाहूंगा। ये मेरे ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा है, प्री फ्रंटल लोब, ये जो माथा होता है, ये एक ऐसा काम करता है जो मेरी तरक्की के लिए, मेरे पॉजिटिव भविष्य के लिए है, पर उसमें तकलीफ वर्तमान में होती है, फ्यूचर में उसका फायदा होता है। परंतु इसके अंदर वाला जो ब्रेन है, ये वाला, ये लिम्बिक सिस्टम है, ये वो काम करेगा जिसमें मुझे वर्तमान में खुशी मिलेगी और भविष्य में दुख, दोनों अपोजिट ब्रेन है। तो मुझे वर्तमान में सुख चाहिए, भविष्य में चाहे मैं गड्ढे में चला जाऊं, ऐसा ये अंदर वाला ब्रेन करता है। और ये वाला जो ब्रेन है, ये करेगा मुझे प्रेजेंट में चाहे दुख मिल जाए पर फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। दोनों ब्रेन आपस में लड़ते रहते हैं, और हमेशा 100 बार लड़ाई होगी तो ये अंदर वाला ब्रेन 97 बार जीत जाएगा। लिम्बिक सिस्टम इसका नाम है, कोर ब्रेन है। अब क्या होगा, 100 में से 97 टाइम वो जीतेगा तो मैं कंफर्ट में ज्यादा रहूंगा, वर्तमान में अपना सुख पहले देखूंगा, पहले रोटी मेरी थाली में आनी चाहिए ये मैं देखूंगा, मुझे सबसे पहले ज्यादा मिलना चाहिए ये मैं, तो मैं प्रेजेंट का कंफर्ट देखूंगा, फ्यूचर का नहीं।
अब ये वाला जो ब्रेन है, ये दोनों के अंदर 3.5 सेकंड का फर्क होता है एक्टिवेट होने का। तो ये वाला जो अंदर वाला ब्रेन है, जो मुझे हमेशा गड्ढे में ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वर्तमान में लेजर देगा, तो ये 3.5 सेकंड के बाद एक्टिवेट होता है और प्रीफ्रंटल 3.5 सेकंड पहले। छोटा सा एग्जांपल है, मैं 4 बजे उठना चाहता हूं पर नींद भी आ रही है, तो मेरी आंख खुल जाएंगी और उसके 3.5 सेकंड के बाद मुझे थॉट मिलेगा, सो जा दोबारा, इतनी बढ़िया एसी चल रहा है, रात भर का जगह है, कमर में भी दर्द है, ऐसे थॉट आएंगे। तो जब भी कोई फैसला किसी को लेना हो, क्रियान्वयन करना हो, लाइफ में एक्शन लेना हो, तो उसको डिसीजन 3.5 सेकंड्स के अंदर ले लेना चाहिए। सुबह उठा और उठने के बाद प्राणायाम करने का मन कर रहा है, तो 3.5 सेकंड्स में फैसला लेते ही आप प्राणायाम पे बैठ जाओगे। ये सबसे जल्दी और एक वैज्ञानिक तरीका है अपने आप को एक्शन में कन्वर्ट करने का। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही वो एक्शन डिले होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है डॉक्टर साहब। जी सर। जी सर। ये हम मेडिटेशन करते हैं पर थोड़ा हो नहीं पाता है, इसका कोई एक सरल और अच्छा तरीका कोई बताएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप सीधे मेडिटेशन करने में अशोक जी बैठ जाएंगे तो नहीं हो पाएगी। पहले आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब मेडिटेशन होगी। मेडिटेशन अच्छी तब होती है जब शारीरिक व्यायाम कर लिया जाए। आप करके देखें, आपको रिजल्ट आज ही आ जाएंगे, क्योंकि जब तक ब्लॉकेज नहीं खोलेंगे ना हमारी बॉडी के, तब तक हमारा ब्रेन सपोर्ट नहीं करेगा। और मेडिटेशन, अब आप ये सवाल कर सकते हैं शारीरिक व्यायाम क्यों करना चाहिए, पहले ये एक सवाल है। जब शारीरिक व्यायाम करते हैं तो मेरी बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी होता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना, ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन होगी, अच्छी मेडिटेशन होगी। तो अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम करते हैं तो सांस लंबी लंबी चलेंगी, आपकी लंबी लेंगे, फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, आपका विचार घट जाएंगे। कोई एक अच्छा तरीका इसका? हाँ कृष्णकांत जी। अच्छा कृष्णकांत जी सुन रहा हूँ भैया। अशोक जी भाई साहब के बाद में जरा इसे समापन की ओर ले चलना। ओके जी सर, मैं खुद ही पूछ रहा, 2 घंटे हो गए डॉक्टर साहब को। अशोक जी, कोई भी तरीका आप ये अब पूछना चाह रहे हैं, अच्छा तरीका नहीं, आप जानना चाह रहे हैं आसान तरीका के बिस्तर पर पड़े पड़े ही मेडिटेशन कैसे हो जाए, हाथ पांव भी ना हिलाने पड़े, सांस भी ना लेना पड़े और मेडिटेशन हो जाए। ऐसा तरीका अगर इजाद होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। वैसे मुझे मिल जाए तो आप बता देना, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी मेडिटेशन के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी है, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से सुनाया आपका लेक्चर। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब। अरे कृष्ण जी, जी जरा संगठन मंत्री जी से कुछ ख्याल बोलो। हरिशंकर जी भाई साहब से आग्रह है कि आज वो सक्रिय नहीं रहे, पूरे ऊर्जावान भी मीटिंग में रहे हैं और 2-3 दिन से मुझे लाइन अप कर रहे हैं कि मीटिंग कैसे बढ़िया हो। मेरा उनसे आग्रह है कि इसमें ब्रज प्रदेश श्री विद्या परिषद सीबीएसई के सभी प्रिंसिपल और मंत्री अध्यक्ष जुड़े हैं। वो समसामयिक दृष्टि से 1 मिनट हम सबको कोई न कोई ऐसी बात बताएं कि मीटिंग के बाद हमको ऊर्जा जैसी अनुभव हो। डॉक्टर श्रीमान हरिशंकर जी भाई साहब। नमस्कार सभी को। आज डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, अगर 20% नहीं 10% भी अगर हमने कर लिया तो हम बहुत बड़े रिजल्ट को अचीव करेंगे, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने हर तरह से बड़े व्यवहारिक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। मैंने तो डॉक्टर साहब का पहली बार जो है लेक्चर ज्वाइन किया है और मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। और मैं ही नहीं, हमारे सारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल तीनों समितियों के और हमारे प्रदेश के मंत्री और अध्यक्ष जो हमारी प्रांत की समितियों के लोग हैं वो भी, और हमारे सारे प्रदेश निरीक्षक सब इनसे बड़े प्रभावित होंगे। और इस जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं सारी चीजें, वो क्रियान्वयन कैसे हो, ये आज से शुरुआत करेंगे, ऐसा मेरा कहना है और वो है, आग्रह भी है। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर साहब, अजय जी भाई साहब। जी हाँ, जी हाँ। समापन करें। बिल्कुल बिल्कुल।
तो पहले तो डॉक्टर साहब हरीश शर्मा जी, क्योंकि बहुत डॉक्टर हैं हमारी मीटिंग में तो नाम लेना पड़ रहा है डॉक्टर साहब का। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब उस एक पुष्प की तरह हैं हरीश शर्मा जी, कि जिसको देखने के बाद वो क्या फील कर रहा है उसे बताना बड़ा मुश्किल है। भीतर ही भीतर उसे कितना प्रमोदित होता है, जैसे लोग अपने बच्चों को देख के कितने खुश होते हैं, इसकी वो कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, वो खुश होते हैं, इसका अनुभव केवल वही जानते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो विषय लिया है ये इतना कठिन विषय है कि उसका कोई मूल्य भी नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूरे अनवरत हमें पूरे 120 मिनट दिए हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए सभी प्रधानाचार्य बंधु और जो पदाधिकारी सुन रहे हैं, मेरा आग्रह अपने लेवल पर ये YouTube पर आपकी आवाज चली गई भाई साहब। कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी आपकी आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही है। सर हमने YouTube पर भी इसको शाम तक अपलोड कर देंगे, तो मेरा सभी विद्यालय प्रमुखों से आग्रह है कि प्रोजेक्टर पे ये दिखाएं, और आपकी एक एक बीच में जो बात है कि पोटेशियम अपॉन सोडियम वाली, इतनी व्यावहारिक एक बात भी उतार ली उसमें से एक पक्ष भी, जैसा संगठन मंत्री जी कह रहे थे, तो बहुत बड़े अचीवर हम होंगे। और डॉक्टर साहब से भी आग्रह, कभी प्रधानाचार्यों का कोरोना वायरस के बाद कभी लाइव सेशन हमको मिलेगा, प्रत्यक्ष आपसे प्रणाम करने का अवसर मिलेगा, प्रभु से प्रार्थना है। डॉक्टर साहब आपने विद्या भारती परिवार के साथ अपना जो आत्म तादात्म्य दिखाया है कि हम सब परिवार के हैं, हम सब के लिए यही बहुत आभार व्यक्त करने का एक बड़ा कारण है। बाकी तो आप ज्ञान के भंडार हैं सर, आप इधर उधर रहे हैं, और दुनिया ऐसे, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे देश में हजारों डॉक्टर हरीश शर्मा जी हों, तो ये पूरी दुनिया तनाव मुक्त हो जाए। थैंक यू सर। और समापन में कल होस्ट के रूप में डॉक्टर साहब आप कन्वर्ट कर देना, तब तक मैं कल्याण मंत्र करा दूं भाई साहब। डॉक्टर साहब, अजय जी भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, कराइए। ठीक है, अपने स्थान पर जहां भी बैठे हो पैर नीचे लटका लेंगे, नेत्र कोमलता से बंद करेंगे, ध्यान मुद्रा में मेरुदंड सीधा करके बैठेंगे। जितना सुन पा रहे हैं बढ़िया, नहीं तो मन मन में दोहराएंगे। आधी अर्धाली में बोलूंगा, फिर साथ साथ समापन करेंगे। समापन से पूर्व में जो भी अधिकारी, सभी प्रधानाचार्य जो इसमें रहे, एज द होस्ट मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषतः डॉक्टर अजय जी भाई साहब का जो शिक्षण प्रशिक्षण विभाग को एक बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हाँ सर, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार।